नमस्कार मित्रों, आज मैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड एक मास्टर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने रीजनिंग के लगभग हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। ये वीडियो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहां रीजनिंग्स आती हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हो, ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हो, हर जगह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसमें मैंने रीजनिंग से रिलेटेड लगभग हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने आप में एक विशेष मेथड से लगते हैं। इस रीजनिंग में जितने मेथड हैं मैंने यही कोशिश की है कि वो सारे मेथड्स आपको इन क्वेश्चंस में मिल जाएं, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, अगर आप इस वीडियो को रिवाइज करके जा रहे हैं तो कम समय में ही रीजनिंग के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जिसकी शुरुआत में सबसे पहले श्रृंखला परीक्षण या सीरीज टेस्ट से करता हूं। जैसे नाम से स्पष्ट है, श्रृंखला यानी एक श्रृंखला बन रही है, एक सीरीज बन रही है। सीरीज में क्या होना चाहिए कि पीछे वाले नंबर से आगे वाले नंबर का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तभी सीरीज बनती है। जैसे एक परिवार में श्रृंखला होती है कि पिता का बेटा, उसके पोता, फिर इस तरह श्रृंखला बनती है, यानी पिता और पुत्र में रिलेशन होता है, फिर पुत्र से अगले पुत्र में रिलेशन होता है। यही इसमें रहता है कि एक नंबर का पीछे वाले नंबर से कोई ना कोई रिलेशन होता है, और वही रिलेशन उसका आगे वाले नंबर से भी होगा। तो आपको ये पता करना रहता है कि वो रिलेशन क्या है, और रिलेशन के आधार पर ही क्या है कि आपको मिसिंग नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप पहला क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ क्या लिखा, 19, 19 के बाद 9, 28, 37, 65। और क्वेश्चन को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या किया जाएगा। यहाँ सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि 19 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 28 हो रहा है, 28 के बाद 37 हो रहा है, 37 के बाद 65 हो रहा है। देखिए 28 और 37 इसके बीच में गैपिंग पर ध्यान दीजिए। गैपिंग ये बता देती है कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है कि स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है या कुछ और करना है। तो यहाँ गैपिंग बहुत कम है। तो निश्चित सी बात है, जब बीच वाले नंबर में गैपिंग कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ एडिशन ही करना है। अब एडिशन किस प्रकार का करना है वो अपने आप जोड़कर पता लग जाता है। यहाँ सबसे पहले आप 19 में, यहाँ 19 के बाद 9 आया, 19 में 9 जोड़िए, आपको क्या मिल जाता है। जब आप 19 को 9 में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि अब 28 में 9 को जोड़ रहे हैं आप, 37 मिल जा रहा है। यानी जब आप 19 में 9 को जोड़ रहे हैं तो 28 मिल जा रहा है, और 28 में अगर आप उसकी पीछे वाले नंबर यानी 9 को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, 37 मिल जा रहा है। और 37 में जब आप 28 को जोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है, 65 मिल जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि आगे वाला नंबर जो मिल रहा है पीछे वाले नंबर को जोड़कर मिल रहा है। तो 65 में क्या जोड़े कि आपको क्या मिल जाए, 65 में 37 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप 65 में आप 37 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 5 12 यानी 102, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ 1728 है, 864 है, 432 है, 216 है। नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो 1728 864 में क्या रिलेशन है। 1728 का लगभग आधा ही देखने पर ही लग रहा है, आधे के बराबर होगा 864, लगभग आधे के बराबर। हो सकता है कम भी हो, हल्का सा हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन आधे के बराबर आ रहा है। ऐसे 864 का आधा 432 आ रहा है, 432 का आधा 216 है। तो अगला क्या हो जाएगा, 216 का हाफ, और 216 का हाफ कितना हो जाएगा, 108, और यही 108 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन ही बताता है कि आपको इसमें कौन सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक कोई अपने आप नहीं आती, और ना ट्रिक रटने की कोई चीज़ है। आप अगर क्वेश्चंस को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो आप चाहे जितनी ट्रिक लगाइए, चाहे जितनी ट्रिक रटिए, आपके काम आने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपने आप देखिए, क्वेश्चन ही बता देगा कि यहाँ ट्रिक लगनी है कि नहीं लगनी। आप चाहे रटे रहें चाहे न रटे रहें, आंसर आपको अपने आप मिलेगा।
यहाँ देखिए 9 है, 9 के बाद क्या हो गया 28, 28 के बाद क्या आ गया 86, 86 के बाद 261, फिर 787। अब अगला नंबर क्या होगा? तो निश्चित सी बात है 9 दूना 18, 9 3 27, और उसके बाद 28 को भी 86 पहुँचने में 3 गुना लगभग होना पड़ेगा, और 86 को भी 261 पहुँचने में लगभग 3 गुना होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये सब 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 27, लेकिन नंबर क्या है 28। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ना है पहले। तो सबसे पहले हम 1 को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये आपको 28 मिल जाएगा। अब 28 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें देखिए क्या जोड़ें कि आपको 86 मिल जाए। तो जब 28 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3 8 24 यानी 84 मिल जा रहा है। और 84 में क्या जोड़ना पड़ रहा है आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो आपको क्या मिल जा रहा है 86 मिल जा रहा है। अब देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर आपने 2 जोड़ा, और मल्टीप्लाई हर बार कितने से कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं। तो निश्चित सी बात है पहले में 1 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 2 जोड़ा जा रहा है, तो निश्चित सी बात है आगे वाले में 3 जोड़ा जाएगा। अब देखिए 3 जोड़ कर देखिए, फिर 86 में आप 3 जोड़कर 86 को आप क्या करिए 3 से गुणा करिए, और फिर उसमें 3 ऐड करके देखिए आपको कितना मिल रहा है। तो निश्चित सी बात है आपको कितना मिल रहा है 261 मिल जा रहा है। तो अगली वाली संख्या 787 कैसे मिलेगा, 261 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए। फिर अगली बार क्या मिलेगा 787 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5। देखिए आपको कितना मिलेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करके जोड़ते तो आपको क्या मिल जाएगा 6 6 3। तो और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 152 है, 164 है, 176 है, 188 है, फिर मिसिंग नंबर है, फिर 212 है। अब देखने से लग रहा है 152 से 164, फिर 164 से 176, यानी सब बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, सब धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं वो भी पीछे वाले नंबर में कुछ जोड़ कर ही बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 152 में क्या जोड़ें कि 164 हो जाए। तो 152 में अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर आप 12 को ऐड कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको 164। अब आगे देखिए आपको क्या मिल रहा है, अगर आप 164 में क्या ऐड कर दें कि आपको 176 मिल जाए, तो यहाँ भी दिखने में लग रहा है 12 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 176 मिल जाएगा। अब 176 में 12 ऐड कर दीजिए तो 188 मिलेगा। तो अगली बार क्या होगा 188 में 12 ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। और यही 200 क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि 200 में फिर 12 ऐड करने पर क्या मिल रहा है 212 मिल जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स में कभी कभी 12 12 12 ऐड किया जाएगा, कभी 12 14 16 इस टाइप का करके ऐड किया जाता है। लेकिन हाँ सीरीज़ देखने पर ही आपको पता लग जाता है कि इसमें क्या करना है हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 2 5 26। देखिए अब तुरंत 5 के बाद 26 आ गया, सीधे सीधे कई गुना बढ़ गया, यानी 5 25 26, यानी 5 को 5 बार कम से कम गुणा करना पड़ेगा, तो तब 26 मिलेगा। ऐसे अगर आप 1 और 2 में भी 5 से गुणा करेंगे, क्या आगे वाली संख्या मिल जाएगी? यानी 2 को अगर आप 5 से गुणा करिए तो क्या आपको 5 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2 पंचे कितना होता है 10 होता है। तो निश्चित सी बात है यहाँ गुणे का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो आप ऐसे में पहला नंबर 1 लिखा है, बहुत छोटा नंबर है, तो इसको स्क्वायर करके देखिए। तो भाई एडिशन नहीं लग रहा, सब्सट्रैक्शन नहीं लग रहा, तो आप निश्चित सी बात है अगला टर्म किसका आ जाएगा स्क्वायर का आ जाएगा। तो 1 का वर्ग करिए, 1 1 कम यानी 1 स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 1। 1 में अगर आप 1 ऐड कर देते तो कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। ऐसे 2 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 4 में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 25, 25 में 1 ऐड कर दीजिए 26, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर, और उसमें भी क्या ऐड करना पड़ेगा आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। अब आंसर क्या होगा, आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से देखिए नंबर लिखा है इकाई का 6, तो 6 6 36,
यानी मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है, उसमें एक ऐड कर दीजिए तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 सिर्फ यही, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18। कुछ करना नहीं, साफ साफ एक सीरीज बन रही है। यहाँ देखिए 3 से 4 हुआ, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, एक एक नंबर करके बढ़ रहा है। तो आप इधर देखिए 15, 16, 16, 17, 17 से फिर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और इन अल्फ़ाबेट्स की खास बात यह है कि जब आप इसमें नंबर को भरिए, यानी आप दूसरे को भरिए, ABCD को भरिए, तो यहाँ जब आप उनको भरेंगे तो देखेंगे सिर्फ एक में ही एक लय प्राप्त हो जाएगी आपको। जैसे AABBCCDD, इसका AABB, फिर AABB, AABB, या इस तरह का प्राप्त हो जाएगा BBC, 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 या BBCD, BBCD। इस टाइप का एक ऐसा लय प्राप्त हो जाएगा जिसको बोलने में आपको लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो इसमें हम एक एक को टेस्ट करके देखते हैं कि कौन सा सही सटीक प्राप्त होगा। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल वहीं जाएंगे जहां आपका रियल आंसर होगा। तो यहाँ अगर हर जगह इसको भर देते हैं, पहले वालों को A, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको हो जाएगा BAB, AAB, AAB, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर ये वाला नहीं होगा। अब आप ऐसे इन सबको करके देखिए तो आपको क्या लग रहा है, ये डी वाला जब आप भरते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, BAB, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ABA, फिर क्या हो जाएगा आपका AB, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BA, यानी सबसे पहले आपका क्या भरा, सबसे पहले BAB आपने, फिर A भरा, फिर क्या हो जाएगा ABA, फिर आपने क्या भरा, A भरा, सॉरी इसको एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या है आपका, सबसे पहले आपने B लिया, B के बाद क्या लिया आपने, A लिया, फिर B, फिर उसके बाद पहला वाला नंबर इसको भर दीजिए, A आपने भर दिया, फिर आपने लिया ABA, फिर दूसरा नंबर क्या है B, आप इसको भर दीजिए, फिर तीसरा नंबर आप किसको भर दीजिए, A को भर दिया, फिर आपका आ जाएगा B, फिर आपका आ जाएगा A, फिर आपको ये वाला नंबर भर देना है BABA। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, BABAA, तो एक कर्म मिला ना, BABAA, तो इसका मतलब क्या है, इसी में एक कर्म मिला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और ऐसे प्रश्नों को ध्यान देने के जवाब भी भरिए, तो अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता, तो जो आप यहाँ भर रहे हैं उस पर निशान लगाते चले जाइए। जब आप निशान लगा देंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैंने क्या भर दिया है। तो अक्सर जैसे यहाँ क्या होगा, पहला देखिए B खाली स्थान है तो आपको ये वाला B भर दीजिए, आपने भर दिया B, और उसके बाद CD, और यहाँ भरा तो आप यहाँ निशान लगा दीजिए तो आपको दिखने में आसानी भरेगी। फिर आप दूसरा वाला ये है तो आप यहाँ क्या भरेंगे, D भरेंगे, फिर आपका हो जाएगा D, ठीक है, और यहाँ भी आप निशान लगा दीजिए, इस वाले D पर मैंने भरा है। फिर D के बाद क्या भरना है आपको, फिर आपको D ही भरना है, तो आप D भर दीजिए, फिर आपका क्या हो जाएगा C। अब आगे क्या भरना है, ये वाला C भरना, तो आपने C भर दिया, D। अब देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, BBCDD, DDBCC, ठीक है। यहाँ देखिए कर्म मिल रहा है तो उसी कर्म पर आ जाइए। अब आप क्या मिला है, DBB, आगे देखिए BBCDD, DDBCC, इस टाइप का कर्म मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका निश्चित सी बात है ये वाला हो जाएगा। अब आप आगे देखिए,
आगे क्या होगा आपका, यहाँ क्या है ILOR, आगे वाला नंबर क्या होगा। तो अगर ऐसे बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिखे नंबर्स आते हैं तो निश्चित सी बात है अल्फ़ाबेट में इनका क्या स्थान है उसी के अनुसार ये चेक किए जाते हैं। तो यहाँ आपको याद करने कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आपको क्रम याद कर लेना चाहिए। जैसे J = 10 होगा, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। O = 15 होगा, ये भी आप याद कर लीजिए। और T = 20 होगा, ये याद कर लीजिए। और बाकी जितने नंबर्स हैं सब इन्हीं नंबर्स की सहायता से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अब जैसे I क्या है, J से जस्ट पहले आता नहीं, IJ, तो I = 9 होगा ही होगा। I = कितना हो जाएगा 9। अब L कब आता है, L आता है IJKL, L = कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद आता है O = तो यहाँ दिया ही है 15, आपने 15 लिख दिया। फिर आता है R यानी RST, T = 20 है तो R = कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से क्या होगा 21। तो 21 किसका अर्थ नंबर है, तो QRST, T 20 है, T के बाद U कौन सा नंबर होगा 21 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C। अब हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट। इसमें नंबर्स दिए रहते हैं, 2 नंबर्स का अनुपात रहता है। तो जो संबंध इन दोनों नंबर्स में होता है वही संबंध आपको इन दोनों नंबर्स में निकालना रहता है। जनरली यही होता है, कभी कभी होता है कि ये नंबर्स इससे रिलेटेड कर दिए जाते हैं, लेकिन जनरली यही होता है कि ये नंबर्स ही दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं और फिर वही रिलेशन आपको यहाँ भी निकालना रहता है। कभी कभी होता है कि आपको इस नंबर से इस नंबर का रिलेशन कर दिया जाता है तो आपको इस नंबर को इस नंबर से रिलेशन निकालना रहेगा। यहाँ क्या है, पहले 53 लिखा है फिर 35 हो गया। 53 35 में क्या दिख रहा है, 53 उल्टा कर दिया 35, 5 3 और यहाँ 3 5 हो गया। तो आगे नंबर्स क्या होगा कि जो भी नंबर यहाँ भरे जाएंगे क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे यहाँ देखिए मिल क्या रहा है 37 यानी 3 7 7 3, यही तो उल्टे मिले। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 3 है 30 है 7 है, 7 के बाद क्या होगा यही आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ 3 धाम 30, लेकिन 7 धाम 70 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा और जो भी नंबर दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ खास आपको करना है और ख़ास करने में आपको देखना है कि 7 7 49, 49 को अगर आप 3 से गुणा कर देते हैं तब कहीं ये नंबर्स कोई ना कोई आसपास हो रहे हैं। तो निश्चित सी बात है आपको यहाँ भी वही करना पड़ेगा। यहाँ क्या है लिखा है 3, 3 को 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 को घात 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 27 और 27 में अगर आप 3 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है 30। अब देखिए क्या ऐसे कुछ यहाँ भी होगा, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये देखिए 27 को गुणा कर दीजिए आप 7 से, सॉरी 7 की घात 3 कर दीजिए और उसमें क्या करिए आप 3 ऐड कर दीजिए। आप करके देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है 350। ठीक है, यही आपका आंसर। और 27 की घात 3 बराबर 347 होता है। इसको आपको याद होना चाहिए। यानी कुछ सैनी घातें ऐसी होती हैं जैसे जितनी भी होती हैं 1 से लेकर 10 तक की घात कितना होगा इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर कितना होता है ये सब आपको याद होना चाहिए, तभी आपको रीजनिंग आसानी से कम समय में कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या लिखा है, MANGO = 50, CHILLI = कितना होगा। यहाँ आप इसको मैंगो पढ़ने की कोशिश न करिए, सिर्फ अल्फ़ाबेट पर ध्यान दीजिए। MANGO, इससे रिलेशन निकालें तभी आप रिलेशन निकाल पाएंगे। अगर आप इसको मैंगो और चिली करने लगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्या है, MANGO = 50,
तो निश्चित सी बात है ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये कुछ ऐसे आ रहे हैं कि अगर इनके क्रम को हम जोड़ दें, यानी जिस सीरीज में ये अल्फ़ाबेट्स में है अगर हम उनको जोड़ दें तो हो सकता है 50 के आसपास कोई नंबर मिल सकता है। तो यहाँ देखिए एम आपका 13वें नंबर पर है, आप 13 जोड़ दीजिए। ए आपका पहले नंबर पर आपने 1 जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे आप क्या करिए, एन आपका किस नंबर पर है, 14वें नंबर पर है, तो आपने 14 जोड़ दिया। फिर आपका जी किस नंबर पर है, 7 नंबर पर है, तो आपने 7 जोड़ दिया। और ओ किस नंबर पे, 15, तो आपने 15 लिख दिया। इन सब को जोड़ दिया तो आपको क्या आ गया, देखिए सिंपल से 50 आ गया। हो सकता है 51-52 आता, तो आप वही तरीका यहाँ भी अप्लाई कर देते, नंबर्स को ऐड कर देते और फिर वही क्या कर देते, यहाँ घटा देते। यहाँ देखिए चिली का क्या हो जाएगा, सी बराबर 3 होता है तो आपने 3 लिख दिया। एच बराबर कितना होता है, 8 होता है तो आपने 8 लिख दिया। आई बराबर 9 होता है तो आपने 9 लिख दिया। एल बराबर कितना होता है, 12, तो आपने 12 लिख दिया। फिर एल है 12 तो आपने 12 लिख दिया। फिर आपका आई 9 है तो आपने 9 लिख दिया। और इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 24, 9 दूना 18, ये 53 आ रहा है लगभग। तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जा रहा है, 53। यहाँ इस बात को खास ध्यान दीजिए कि ऐसे नंबर्स को देखकर ही पता लगाइए कि क्या करना। अगर ये 50 ना होता, कुछ दूसरा होता, जैसे छोटे नंबर्स होते, तो मैं मान लेता यहाँ जोड़ना नहीं, यहाँ कुछ और करना है। लेकिन अगर ये कैपिटल लेटर में दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ाबेट्स का ही यूज करना है और कोई दूसरा दिमाग यहाँ नहीं लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ 2 है, 10 है, 28 है। आपको ये पता करना है कि जो रिलेशन इसमें है, यानी जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इनमें से किसी एक में होगा। आपको ये पता करना है कि ये कौन सा आंसर होगा। आप पहले ये पता करिए कि ये रिलेशन, जैसे यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप 2 देखते हैं, फिर 10 देखते हैं, फिर 28 देखते हैं, ठीक है। अगर आप 2 को 5 से गुणा कर देते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो निश्चित सी बात आपको दिखने में लग रहा है। तो यहाँ पता है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से गुणा कर देते हैं तो सामने वाला नंबर मिल जाता है। तो यहाँ देखिए 4 है, 4 को 5 से गुणा करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और कोई तो यहाँ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब अगले वाला नंबर देखिए। अब हमें क्या करना है कि 10 में किससे गुणा कर दें कि हमें 28 मिल जाए। तो 10 को 10, 10 दूना 20, 10 तियाएं 30। 30 में से अगर आप 2 घटाएं नहीं, 3 से गुणा कर दीजिए 10 को, और 2 उसमें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, 20 को 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए, 2 घटा दीजिए। देखिए आपको क्या मिल रहा है, 58 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, जो प्रक्रिया आप यहाँ लगाएंगे वही प्रक्रिया आप यहाँ लगाएंगे। यहाँ 2 को 5 से गुणा किया तो यहाँ आप 4 को 5 से गुणा करिए। यहाँ 10 को 3 से गुणा किया तो आप यहाँ 20 को 3 से गुणा करिए, और गुणा करने में 2 घटाए तो आप 2 यहाँ भी घटाइए। तो तब देखिए सामने वाला आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तभी हमारा आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है, y की पावर 2 रेशियो 4, इनका क्या है, y की घात 2 अनुपात 4 समानुपात b की घात 2, और आपको भरना है कि यहाँ क्या होगा। तो आप ये देखिए y और 4 में क्या रिलेशन है। तो सिंपल से बात, y की घात 2 है, यहाँ क्या है, y की घात 2 है, पावर 2 है, और यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब 2 की घात 2 आ गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो y किस क्रम में है, 25वें नंबर पर है। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं तो y किस नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अगर आप उल्टा यानी z को आप पहला मानते हैं तो y कितने नंबर पर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी का दोगुना सामने वाला नंबर हो रहा है। तो इससे आप उल्टे क्रम में देखिए v किस नंबर पर है। तो जिस नंबर पर v है तो v आपका किस नंबर पर हो जाएगा। तो v अगर आप करेंगे तो z y उल्टा करिए तो आपके कितने नंबर पर आ जाएगा, v 5वें नंबर पर। हाँ, तो v किस नंबर पर आ जाएगा, आपका 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो आप इसका उल्टा कर दीजिए 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया है e
FEHG, यहाँ ml, देखिए HGFE, यहाँ देखिए इसको इससे रिलेट किया गया है और इसको इससे रिलेट किया गया है। F के देखिए अगर आप पढ़ते हैं EF, F के बाद क्या था GH, बीच में एक लाइन खाली, E के बाद क्या आया, F आया, फिर G आया। देखिए एक यहाँ बढ़ गया, मतलब एक खाली करके यानी दो इसमें जुड़ रहा है और दो क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, दो। तो ऐसे M के बाद क्या आ गया, MN, फिर O आएगा। तो निश्चित सी बात है ये यहाँ क्या हो जाएगा, O। और यहाँ क्या आ जाए, L है, L के बाद क्या होगा, IJKL MN, तो निश्चित सी बात अगला नंबर क्या हो जाएगा, N, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IC6 है, DP आगे क्या होगा। तो अब इसी कर्म को याद करिए, I किस नंबर पर है, I 90 नंबर पर है और C किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो देखने पर कुछ लग रहा है आपको, 6 9 3 12, 12 का आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जा रहा है। ऐसे D किस नंबर पर है, आप पहले ये पता करिए, तो D आपका चौथे नंबर पर है। और P किस नंबर पर है, 16 नंबर पर है, क्योंकि MNOP, O 15 मैंने बताया था, O से आगे एक P पड़ता तो P निश्चित सी बात है 16वें नंबर पर होगा। और इसको क्या करिए करके आप इसको 2 से डिवाइड कर दिए, ये 16 4 20, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये भी एनालॉजी में है, बहुत आसान है। यहाँ क्या है, जो रिलेशन इन दोनों में वही रिलेशन आगे निकालना है। यहाँ क्या है, मुर्गा मुर्गी, तो आगे क्या हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी या खरगोश। देखिए खरगोश यहाँ क्या है, एक स्त्रीलिंग है और फिर दूसरा क्या उसी का, एक पुल्लिंग है फिर दूसरा क्या उसी का स्त्रीलिंग है। तो आपको नेक्स्ट इसमें भी वही करना है। तो यहाँ क्या है, घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए शक्ति वाट, यहाँ क्या है, शक्ति वाट। शक्ति को किस में नापा जाता है, वाट में नापा जाता है। तो आपको क्या नापना पड़ेगा, यहाँ क्या है, शक्ति की यूनिट क्या है, वाट है। तो यहाँ देखिए बल की यूनिट पास्कल है नहीं, न्यूटन होती है। तो दबाव की यूनिट, ठीक है, तो यहाँ तो आपका क्या हो जाएगा, कार की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, यानी एनर्जी की यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध लीटर, यानी दूध लीटर में नापा जाता, तो आम किस में नापा जाएगा, किलोग्राम में नापा जाएगा। यहाँ देखिए बंद खुला, यानी बंद है तो खुला, यानी बंद का उल्टा खुला, ऊपर का उल्टा नीचे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आना। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है वर्गीकरण परीक्षण। बहुत अच्छा है, इस पर लगभग क्वेश्चन बहुत जाते हैं और इसको क्वेश्चन को करना आसान भी होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि 3 आपस में रिलेट होते हैं, एक सबसे अलग होता है, जो सबसे अलग है उसी को फाइंड आउट करना है। और इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग हाथ से न लगाइए, सिर्फ हल्का सा लगाइए, यानी आपको पहली नज़र में आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 61, 51, 97, 89, सिंपल से देख रहे हैं तो आपको क्या लिख रहा है कि जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स हैं। यही एक नंबर है जो क्या है, भाज्य। तो निश्चित सी बात है आपका आंसर ये होगा। और ये भी बात है, यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ एक रूप में ये अलग रहेंगे। बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी एग्जामिनर भी चाहता है कि 2 क्वेश्चन इस टाइप का ना फंस जाए कि एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ जाएं। जनरली एक ही आंसर बनाया जाता है। तो यहाँ इस बात को देखिए, तुरंत जैसे यहाँ देखिए तो जोड़ घटाव पर कुछ ना आए। जब एक आपको मिल गई अभाज्य संख्या तो दूसरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए 8, 27, 49, 216, निश्चित सी बात है। आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ क्या है, 2 की घात 3, यहाँ क्या है 3 की घात 3, ठीक है। तो देखिए सब घात में ही आ रहा है, तो ये किसकी घात है, ये 6 की घात है, 216 हो जाएगा। और ये क्या है, 7 की घात 2, तो सबसे अलग कौन सा है, 49। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1, 6, 2, 9, ये क्या है 3, 4, 1, 8, 2, 3, 4, 9, 1, 8, 3, 4।
तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको ये दिख रहा है 1 6 2 यानी 6 1 7 7 2 9 यानी 1 धन 6 धन 2 बराबर 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 3 4 1 8 3 धन 4 धन 1 बराबर 8 आ रहा है, यानी इकाई अंक बाकी तीनों अंकों के जोड़ के बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 3 2 5 5 4 9 ये भी और यहाँ क्या हो रहा है 8 8 3 11 12, जबकि इकाई अंक क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो आपका सबसे अलग कौन दिख रहा है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में इकाई अंक बाकी सारे अंकों को जोड़कर बन रहा है। यहाँ भी चाहे ए में देखिए, बी में देखिए, सी में देखिए, इकाई अंक बाकी तीनों अंकों को जोड़कर बन रहा है, जबकि डी में आपका नहीं बन रहा है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 13 है 26 13 दूना 26 13 3 39 15 दूना 30। अब इसमें देखिए 15 दूना 30 15 3 45 17 दूना 34 17 3 51। तो यहाँ 19 दूना 38 19 3 57 होना 57 चाहिए, जबकि है कितना 59। तो ये सबसे अलग है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ बताइए सबसे अलग क्या है, ए आई ओ यू या जितने क्या है सब, ये सब मात्राएं हैं और ये मात्रा नहीं है, तो सबसे अलग कौन सा होगा, बी होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ बी वाई है, यहाँ डी डब्ल्यू है, यहाँ एफ टी है और यहाँ क्या है के पी है, तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा आपका, तो निश्चित सी बात है बी वाई। बी इधर से दूसरे नंबर पर और y उधर से दूसरे नंबर पर, यानी अगर एक 25 पर है y 25 पर है तो b किस पर है 2 पर है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना मिल रहा है 27 मिल जा रहा है। ऐसे ही d चौथे पर है और w 23वें नंबर पर है, दोनों को जोड़ दीजिए आपको क्या मिल रहा है 27 मिल जा रहा है। ऐसे एफ टी में क्या है, एफ आपका 6ठे नंबर पर है और टी किस पे नंबर पर है, अभी मैंने बताया था 20वें नंबर पर है, दोनों को जोड़ दीजिए आपको 26 मिल रहा है। और यहाँ देखिए के और पी में के 11वें नंबर पर है और पी आपका 16वें नंबर पर है, इसको जोड़ दीजिए 27 मिल जा रहा है। देखिए हर जगह 27 मिल जा रहा है, लेकिन इसमें एफ टी में कितना मिल रहा है 26, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा एफ टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ 4 चीज़ें दी हैं, संतरा आम आलू अंगूर, सबसे अलग कौन है, तो निश्चित सी बात है आप देख रहे हैं कि इसकी सब्जी बनती, बाकी और किसी सब्जी बननी नहीं है, इसलिए सबसे अलग क्या होगा आलू। संतरा आम अंगूर ये सब फल हैं, आलू सब आपकी सब्जी है। यहाँ देखिए मक्खन दही पनीर दूध, यहाँ निश्चित सी बात है दूध ये एक ऐसी चीज़ है जिससे सब बनते हैं, मक्खन भी बनता है, दही बनता है, पनीर बनता है। और क्या पनीर से दही बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। दही से मक्खन बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। तो सबसे अलग कौन सा है सी। अब देखिए इसके बाद आता है कर्म व्यवस्था या ऑर्डर अरेंजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित सी बात है इसमें कभी कभी स्पेलिंग में दिया जाता है क्रम से, कभी कुछ नंबर्स में क्रम से दिया जाता है। इसमें ये होता है कि वो नंबर किस क्रम पर आएगा, आपको इसी को ध्यान देना रहता है कि अगर आप इसको क्रम बनाते हैं, जो भी चाहे नंबर का क्रम हो या स्पेलिंग का क्रम हो, जनरली स्पेलिंग ही पूछा जाता है कर्म व्यवस्था में, तो आपको स्पेलिंग का क्रम किस नंबर पर कौन सा वर्ड आएगा यही पता करना रहता है कर्म व्यवस्था में। यहाँ पहला देखिए, पहले विकल्प में दिया है कि ये नंबर्स दिए हैं फ्रेंड, फ्रिंच, फ्लोरिस्ट, फोर्टीन, फ्राइटन और फ्यूचर। अब आप इसमें ये करना है कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, आपको कौन से शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो पहले आप क्रम से एक एक शब्द को लिखने की कोशिश करिए सब, और ये भी बात है जो निकलता जाए उसको क्रॉस करते जाइए। सबसे पहले आता है आपका एफ, एफ पर जगह लिखा है, आपने एफ लिख दिया। उसके बाद दूसरा शब्द क्या आता है आर, आर हर जगह है नहीं है, यहाँ सबसे पहले ये है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले नंबर पर आपका आ गया तीसरा, और दूसरा तीसरे का मतलब है कि ये FLORIST ये पहले नंबर पर आ गया। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या आता है, और बाकी सब में आर है। तो अब ये भी बात है
ये वाला ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ यू है, आर नहीं क्या है, एफ के बाद यू है, तो निश्चित सी बात है 5वें नंबर पर रहेगा। आपको इन्हीं में से देखना है कि कौन सा चौथे नंबर पर आता है। जब आप इसको देखते हैं एफ आर, उसके बाद क्या है आई, आई देखिए यहाँ भी आई तो कुछ नहीं जाना, फिर आपको आई के बाद क्या करना है, ई देखना है। यहाँ ई है, यहाँ एन है, यहाँ जी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पर क्या लिखता है कि ये नंबर हट गया, ये नंबर क्या हो गया, हट गया। यानी पहले नंबर पर ये आया, दूसरे नंबर पर ये। अब देखिए तीसरे नंबर पर क्या आता है, यहाँ क्या है एफ आर आई ई। तो अगर आप इनको कर्म से याद करते हैं तो पहले नंबर पर फ्लोरिस्ट आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, दूसरे नंबर एफ आर आई, देखिए जी, तो आपका दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, एफ आर आई ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रिंज। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। भाई पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, तो चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, फ्रिंज हो जाएगा। और आपका फ्रिंज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ देखिए इनको क्रम से लगाना है, तो देखिए सी यहाँ हर जगह है, तो सबसे पहले आपने क्या लगा लिया, सी। सी को कोई महत्व नहीं देना है। सी के बाद ओ यू, ओ यू यहाँ भी ओ यू को महत्व नहीं देना आपको। अब उसके बाद देखिए क्रम से, यहाँ एन है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यानी 3 एन है। तो इसका मतलब इन्हीं तीनों में से कोई पहले दूसरे क्रम पर होगा। तो पहले इन्हीं तीनों में से छांटने की कोशिश करते हैं पहले नंबर पर कौन होगा। अब देखिए एन के बाद क्या आ गया, यहाँ टी है, यहाँ क्या है एस है, और यहाँ क्या टी है, क्यू आर एस। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये वाला शब्द आ रहा है, क्योंकि एस के बाद टी आ रहा है। तो पहले नंबर पर क्या आएगा, 4। 4 कहाँ है, ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है। अब उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद यहाँ 2 शब्द और बच रहे हैं, कौन कौन से, आप इसी बात को ध्यान दीजिएगा। 4 आया, 4 के बाद आप क्या आएगा आपका, आर। आर किस में है, क्यू एस टी, टी एक इसमें है और एक इसमें। तो अब देखिए इसमें से कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद आ रहा है। तो लास्ट में यहाँ देखिए आर है, ई आर है, जबकि यहाँ क्या ई है। तो निश्चित सी बात है ये दूसरे नंबर पर आएगा, चौथा नंबर ये है, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, पहला वाला। तो और उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो जाएगा, 5वां वाला हो जाएगा, कंट्री, ठीक है। तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा, यानी पहला, चौथा, फिर पहला, फिर 5वां। उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं, यानी एक एक क्रम से देखिए और बाकी सबको हटाते जाइए, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब कह रहा है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। यहाँ देखिए COLL, 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 कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आगे वाला देखिए OIEI, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, फिर आई आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये चौथे नंबर पर होना ही होना है, इसको नहीं ध्यान देना। और ये क्या है, पहले नंबर पर होना है, इसको भी नहीं ध्यान देना। आपको ध्यान इन्हीं दोनों में से देना है। पहले नंबर पर ये है, तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, LIS, और यहाँ N है, तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। इस तरह मतलब एक एक करके ऑप्शन को निकालते जाते हैं, तो आपको आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या है, पेड़ है, पुस्तक है, कागज़ है, जिल्द साजी है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, पेड़ आएगा, पेड़ से कागज़ बनेगा, कागज़ से क्या होगा, पुस्तक बनेगी, पुस्तक से जिल्द साजी होगी। तो सबसे पहले 1, फिर आपका 3, फिर आपका 2, और फिर 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ क्या है, टाइप करना, प्रिंट करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना। तो निश्चित सी बात है कंप्यूटर के बारे में है। कंप्यूटर में सबसे पहले क्या करेंगे, आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप जो चीज़ है उसको टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको
सेव करेंगे, सेव करने के बाद प्रिंट करेंगे और प्रिंट निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका ओपन, तो यानी तीसरा जो है पहले नंबर पर है, तो यहाँ हर जगह तीसरा है तो तीसरे पर ध्यान नहीं देना। अब ओपन के बाद क्या आ रहा है आपका टाइप, यानी पहला, तो पहला किस में है, सिर्फ इसमें है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ लंबाई पता करनी है, यानी सबसे लंबा कौन है। देखिए ए बी से लंबा है, कौन लंबा है, ए, यानी ए जो है बी से लंबा है। आपने ये निशान लगा दिया, ये जिधर मुँह रहता है वो बड़ा रहता है, यानी सी डी से लंबा है। सी जो है किससे लंबा है, डी से, ठीक है। और परंतु ई से छोटा है, परंतु किससे छोटा है, सी, ई से छोटा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और बी डी से छोटा है, यानी बी क्या है, डी से छोटा है, यहाँ दे, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है, यानी कुल मिलाकर जो बी है वो किससे छोटा है, डी से। तो निश्चित सी बात है यहाँ का क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। और साथ साथ में क्या रहा है, तथा डी ए से लंबा है, और डी क्या है, ए से लंबा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बी यहाँ आता है तो ए यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या, बी ए से भी छोटा है और बी डी से भी छोटा है, और डी ए से क्या है, लंबा है, और यहाँ दिया भी है डी ए से लंबा है। तो आपका एक क्रम बन गया, नहीं बन गया, यानी ई सी डी ए बी, तो सबसे उसमें कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है, सबका वजन निकालना है। अब सबसे पहले लिख देखिए यहाँ क्या करना है, अरुण वजन में गोविंद से भारी है, तो अरुण भारी है किससे, गोविंद से, ठीक है। और साथ साथ में भी कह रहा है कि मनोज जान से हल्का है, ये जो जान है वो क्या है, मनोज से भारी है, ठीक है। और साथ साथ में कह रहा है, पर देखिए यहाँ जो भी शब्द कह रहा है आप सबको लिखते चलाइए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, प्रवीण जान से भारी है, यानी जान से भारी कौन है, प्रवीण, किंतु प्रवीण क्या है, गोविंद से हल्का है। तो सबसे भारी कौन हो रहा है, अरुण, यानी देखिए प्रवीण गोविंद से हल्का है लेकिन जान से भारी है, और जान क्या है, मनोज से भारी है। तो सबसे भारी कौन लग रहा है आपको, अरुण लग रहा है, और अरुण क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है कि 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। ये किस में खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, बी किसके बीच में है, एफ और डी के, यानी डी है, एफ है, और उसके बीच में कौन है, पी। देखिए ये तो कह रहा कि बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। जो ई है वो किसके बीच में है, ए और सी के, यानी कहीं यहाँ सी होगा और कहीं यहाँ ए होगा, और इसके बीच में कौन है, ई है। तो आपने इसके बीच में किसको कर दिया, ई को कर दिया। और साथ साथ में क्या कर रहा है, ए ना तो एफ के साथ खड़ा है, निश्चित सी बात है, एफ यहाँ है, ए यहाँ है, तो ए एफ के साथ खड़ा है, और ना ही डी के साथ, सी डी के साथ नहीं खड़ा है। अब बताइए एफ बच्चों के युग में किस के बीच में है, तो निश्चित सी बात अगर आप यहाँ ध्यान दे दीजिए तो एफ किसके बीच में है, सी और बी के बीच में, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एफ किसके बीच में आ जाएगा, बी और सी के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्त में खड़े हुए हैं। अब आपको ये बताना है ए और एफ के बीच कौन होगा। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चंस में एक वृत्त बना लीजिए और इसी वृत्त में आप सब भरते जाइए। सबसे पहले क्या भरना है आपको, बी एफ और सी के बीच में, यानी अगर यहाँ बी है तो यहाँ क्या होगा, एफ होगा, और यहाँ क्या होगा, सी होगा। और साथ साथ में कह रहा है कि ए डी ई और डी के बीच में, ए किसके बीच में है, डी और ई के बीच में, यानी मान लीजिए आप यहाँ डी मान लीजिए तो यहाँ
तो आपको यहाँ ए मानना पड़ेगा और यहाँ क्या मानना पड़ेगा, ई मानना पड़ेगा। ठीक है, और साथ साथ में ये भी कह रहा है कि एफ डी की बाईं ओर है। एफ क्या है, डी के बाईं ओर, लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, दाहिनी ओर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ एफ करना पड़ेगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, तब आपको एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अब ए और एफ के बीच में कौन है, तो बताइए ए और एफ के बीच में कौन है, ई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। देखिए यहाँ जैसे मैंने किया वैसे क्या हो गया हमारा, तुरंत मैंने यहाँ एफ किया, यहाँ ई किया, जबकि ये बाईं ओर जैसे कह रहा था, यहाँ जबकि क्या है, दाहिनी ओर आ रहा है। तो हमने तुरंत क्या कर दिया, एफ को पलट दिया, और पलट दिया तो हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन, एक व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से 10वां तथा नीचे से 12वां, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, उसमें से एक घटा दिया जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में आप क्या करिए, 12 को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, क्योंकि जो अमन है 2 बार गिना जा रहा है, ऊपर से 10वें में गिना जा रहा है और नीचे से क्या है, 12वें में गिना जा रहा है, इसलिए अमन 2 बार गिना जा रहा है, तो एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लुप्त अंक यानी मिसिंग नंबर। इसमें एक नंबर मिसिंग होता है, इसमें भी एक क्रम बना होता है, उसी क्रम के अनुसार मिसिंग नंबर क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। जैसे यहाँ देखिए 1 4 10 7 ये है, यहाँ 5 8 11 14, यहाँ क्या है 6 9 12, यहाँ क्या नंबर आएगा, यही मिसिंग नंबर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप सबसे पहले देखें, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, यानी 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। देखिए ये नंबर छोटे छोटे हैं और गैपिंग ज़्यादा नहीं, इसलिए निश्चित सी बात है इसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट लगना ही लगना है। यहाँ देखिए 5 में 3 जोड़ा 8 और 8 में 3 जोड़ा 11 और 11 में 3 जोड़ दिया 14। यहाँ देखिए 6 में 3 जोड़ा 9 और 9 में 3 जोड़ा 12, तो निश्चित सी बात है 12 में कितना जोड़ा जाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा 15, और यही 15 क्या होगा आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ भी आपका मिसिंग नंबर है, इसी मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, एक खास रूल लगेगा, उसी रूल के अनुसार इसको फाइंड आउट करना है। आपको ये पता करना रहता है किसमें कौन सा रूल लगेगा। यहाँ देखिए आपका क्या लिखा है, 4 3 5 23, 5 4 3 19, तो निश्चित सी बात है यहाँ भी थोड़ा सा बड़ा नंबर रहेगा। यहाँ देखिए 4 3 5, यहाँ 5 4 3, नंबर वही है, उल्टे सीधे कर दिए, यहाँ 23 आ रहा है और क्या आ रहा है, यहाँ 19 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं, 5 चौक 20 3 23, यानी कुल मिलाकर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 3 को ऐड कर दीजिए, आपको 23 मिल जा रहा है, नहीं मिल जा रहा है। ऐसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, और फिर इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जा रहा, 19। ऐसे क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी 4 गुणे 5 धन 3 बराबर 23, और यहाँ 5 गुणे 3 धन 4 बराबर 19, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 धन 2 बराबर 20, और यही 20 क्या होगा आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टेबल दी है, यहाँ ये नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ 1 11 120, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 11 ग्रही में 121, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्क्वायर करना ही करना है, या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो स्क्वायर के बराबर आ जाए। यहाँ देखिए 7 7 49, तो इसका मतलब क्या है, और 49 जो है 45 से थोड़ा सा कम है। यहाँ देखिए 11 ग्रही में 121, उससे 1 कम हुआ, यहाँ 7 7 49, उससे 3 4 कम हुआ, और ऊपर वाले नंबर थोड़े से बड़े आ रहे हैं। तो इसी टेक्निक पर लगाइए। तो यहाँ क्या करिए, आप एक बार 11 में 1 जोड़ दीजिए
और एक बार क्या करिए 11 में से 1 घटा दीजिए ऊपर वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 10। दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 120 और आपका 120 मिल रहा है। ऐसे 7 में एक बार 2 जोड़ लीजिए 9 आया, और 7 में एक बार 2 घटा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 5, और 9 पचे 45। देखिए आपको ये भी मिल रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 में एक बार 3 जोड़ लीजिए, 5 3 8 हो गया, और एक बार 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 2, और दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 24 42। यहाँ क्या है 14 28 14 3 42, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ 14 है और यहाँ 24 है। तो अगर आप ध्यान देते हैं कि 24 और 42 में क्या रिलेशन है, तो अगर आप ध्यान देते 12 24 12 3 36, तो 12 से होगा नहीं, तो इसका मतलब 6 36, यानी इन दोनों के बीच में कुछ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको 42 मिलता है। और यहाँ क्या है 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप क्या करिए यहाँ 7 ले लीजिए, तो 14 का आधा कितना होता है 7, और यहाँ क्या ले लीजिए 6, तो 24 का 4 गुना मतलब 1/4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 14/2 बराबर 7, और 24/4 बराबर 6, और 6 को 7 से गुणा कर दीजिए, यानी 6 × 7 बराबर क्या हो गया 42। ऐसे देखिए 64 का क्या करिए आप आधा कर दीजिए और इसका 4 गुना कर दीजिए, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना मिलता है। जब 64 का आधा करेंगे तो आपको मिलेगा 32, और 12 की 1/4 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिला है 96। ऐसे 32 का आधा करिए तो आपको कितना मिलेगा 16, और इसका 18 का 1/4 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 9/2। दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72, और यही 72 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ एक क्रम दिया हुआ है। यहाँ देखिए किनारे किनारे खास बात और है, यहाँ 5 7 3 7 ये नंबर है, यहाँ 7 5 2 6। यहाँ देखिए अंदर वाला नंबर बहुत बड़ा हो गया, यहाँ भी नंबर ये क्या बहुत बड़ा हो गया, तो निश्चित सी बात है यहाँ भी नंबर बड़ा ही होगा। और जब बड़ा नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ क्या करना है सीधे सीधे आप पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5 3 15 15 3 45 चौको 60 60, और 60 को 7 से गुणा कर देंगे तो 99 आ नहीं रहा, इसलिए ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हम इनका वर्ग करके देखते हैं क्या तब आंसर आता है कि नहीं आता हमारा। तो अगर आप वर्ग करके देखते हैं तो 3 तरीका क्या होगा 9 + 5 25 + 7 7 49 49, और +4 4 16। अगर आप इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यार आपका 6 9 6 15 15 5 20 20 9 29, और ये कितना हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 और 7 2 9, 99 आ गया नहीं आ गया। इसका मतलब क्या है कि सबका वर्ग करके जोड़ दिया 99 आ गया। ऐसे यहाँ देखिए 7 का वर्ग कर लीजिए, 6 का वर्ग कर लीजिए, 2 का वर्ग कर लीजिए, 5 का वर्ग कर लीजिए, तो 7 का वर्ग बराबर 49, 6 का वर्ग बराबर 36, 5 का वर्ग बराबर 25, और 2 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 4। इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जा रहा है आपका, ये 1 1 4 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी सबको वर्ग करके जोड़ा ही गया है। तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 7 का वर्ग ये हो जाएगा 7 7 49, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 25, और 7 7 में क्या 3 का वर्ग 9। इन सबको जोड़िए, देखिए जोड़ने पर कितना मिलता है, जितना मिल जाता वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 6 4, यानी 164 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिसिंग नंबर है, इसी मिसिंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ खास बात आप ये देखिए कि यहाँ जो भी नंबर दिए हैं ये नंबर बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं। बड़े बड़े होने का मतलब यहाँ 8 है, 8 के बाद सीधे 64 आ गया, यानी 8 ठाई क्या आ रहा है 64 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है
कि ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। तो आप, और एक ख़ास बात और है कि 8 और 64 को आप ध्यान से देखेंगे या 216 को देखेंगे तो मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 20 तक के हर संख्याओं के वर्ग आपको रटे होने चाहिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में आसानी होती है। और 1 से लेकर 10 तक के बीच के क्यूब रटे होने चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये 8 2 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, ये 216 है, ये 216 6 का क्यूब होगा। यानी पहला 2 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब। तो निश्चित सी बात है ये वाली संख्या 8 का क्यूब होगी। और 8 की घात 3 बराबर क्या होता है, जितना होता है यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कितना जाए, 512, यही 512 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये 5 2 6 बराबर 9 है और 8 3 4 बराबर 9 हो तो 7 1 6 बराबर क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना। पहले देखिए 5 2 6 में क्या कर दें कि आपको 9 मिल जाए। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 धन 5, 6 5 11 माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। देखिए क्या यहाँ भी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 धन 4 धन 8 माइनस 3, यानी 8 4 12 माइनस 3, यानी ये भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7 धन 6 माइनस 1, यानी 7 6 13 माइनस 1 यानी 12। ये 12 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है सांकेतिक भाषा परीक्षण या कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है कि एक शब्द को किसी दूसरे शब्द से परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर उसके आधार पर आपको आंसर निकालना पड़ता है। यहाँ जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक विशिष्ट कोड भाषा बनी है जिसमें क्या कहा गया है, आकाश का अर्थ लाल है। अगर आकाश बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्यों बोला जा रहा है, लाल। वो क्या बोला जा रहा है, लाल। और लाल का अर्थ टमाटर है। यहाँ लाल का अर्थ क्या है, टमाटर है। और टमाटर का अर्थ है दूध। टमाटर का क्या अर्थ है, दूध। और दूध का अर्थ है मृदा, और मृदा का अर्थ है सफ़ेद। तो अब बताइए किस कोड भाषा में पौधा किस में उगेगा। तो निश्चित सी बात है पौधा किस में उगना है। तो अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो पौधा उगेगा किस में, निश्चित सी बात है मृदा का अर्थ है सफ़ेद। मृदा का क्या अर्थ है, सफ़ेद। और पौधा मृदा में उगता है तो इसलिए पौधा किस में उगेगा, सफ़ेद में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को FIQEW कहा जाता है और ARAG को क्या कहा जाता है, FIDVF। तो ये पूछा जा रहा है उसी कोड भाषा में PRANK को क्या कहा जाएगा। तो देखिए पहले आप रेंज यानी कुल मिलाकर रेंज और इसमें FIQEW में रिलेशन निकालिए। तो आप क्या निकालते हैं, RANGE। और रिलेशन किससे निकालना है, आपको रिलेशन निकालना है FIQEW। तो आप यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ R था और यहाँ क्या हो गया, W हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी चेंजिंग हो रही है ऐसे चेंजिंग हो रही है। ये इससे यहाँ E था, यहाँ A हो गया, यहाँ देखिए इस टाइप की चेंजिंग हो रही है। ये इससे चेंज हो रहा है और ये इससे चेंज हो रहा है और ये इससे चेंज हो रहा है। अगर आप देखिए E के बाद क्या आ रहा है, F आ रहा है, एक हुआ। और उसके बाद दूसरे GHI, यहाँ 2 बढ़ गया। और वहाँ देखिए N के बाद क्या आ रहा है, MNOPQ यानी 3। इसका मतलब 1 2 3 फिर 4 फिर 5। और वही रिलेशन यहाँ भी आ रहा है। तो अगर आप इसको देखते हो तो प्रैंक का क्या हो जाएगा, यानी P किस में बढ़ेगा, यानी PRANK। तो सबसे पहले K में 1 बढ़ाइए। K के बाद क्या आता है, IJKL, यानी पहला अक्षर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और L है कहाँ, सिर्फ एक में है और किसी में नहीं। तो आप सीधे सीधे अपना आंसर क्या मान लीजिए, इसी को मान लीजिए आगे करने की
ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको एक में आंसर मिल गया तो आपका आंसर वही होगा। यहाँ दूसरा क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में UPDATE को FRWCRY लिखा जाता है तथा GREATS को क्या लिखा जाता है, GTIQRY लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा आपका UPDATE और यहाँ क्या लिखा है FRWCRY। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते तो यहाँ और यहाँ संबंध देखिए, यहाँ U है, यहाँ क्या होगा पलट कर W हो गया, यहाँ P है, यहाँ R, यहाँ D है, यहाँ F, इस तरह बदले हैं। यहाँ देखिए A है और ये घूमकर यहाँ चला गया, ये T है, यहाँ चला है, ये है, यहाँ आया, यानी ये नंबर आगे पूरे पलट जा रहे हैं। यानी ये क्या हो जा रहा है DPU और क्या ETA, ये इसमें बदल जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही इस नंबर को भी लिखिए आप। यहाँ नंबर क्या है BLENDY, ये बदलेगा किस में, तो निश्चित सी बात है अगर आप ध्यान से देखिए D F में बदल रहा है। D किस में बदल रहा है, F में। D के बाद क्या रहा है कि D के बाद E फिर F, तो निश्चित सी बात है जो ए वाला E नंबर है E किस में बदलेगा, E के बाद क्या आएगा F, F के बाद क्या आ जाएगा G। तो आपको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत पहला मिल गया और आप पहले पर ही आंसर मार दीजिए। और ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा घुमाता नहीं, सीधे सीधे आंसर लाने की कोशिश करता है कि अगर आप एक दो भी कर लेंगे तो आपको तुरंत अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए कुछ संख्याओं को नीचे प्रतीक में दिया है, आपको बताना है ये नंबर कितना है। सबसे पहले ये वाला आता है, ये वाला कहाँ है, ये यहाँ है, तो यानी पहला नंबर क्या हो गया 4। दूसरा ये है, ये कहाँ है यहाँ, तो दूसरा नंबर क्या हो गया 5, यानी पहले 4 फिर 5। उसके बाद ये आता है, ये सिंबल कहाँ दिख रहा है आपको, ये सिंबल दिख रहा है यहाँ, ये किसका सिंबल है 9 का, तो आपने 9 लिख दिया। उसके बाद ये वाला सिंबल यहाँ कहाँ दिख रहा है, ये 0, तो आपने क्या लिख दिया 0। और फिर उसके बाद कौन सा सिंबल दिख रहा है, ये, और ये सिंबल है कहाँ यहाँ 6, तो आपने लिख दिया 6। और ये है कहाँ ये वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45906। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए तथा अंकों को सही क्रम में लिखा जाए। जैसे RTEFA, इससे क्या शब्द मिलेगा, अगर आप इसको देखेंगे तो FAFTER, आफ्टर में अगर मिलेगा तो उसी अनुसार इसको अरेंज भी कर दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा A यानी 5वां, फिर उसके बाद क्या आएगा चौथा, फिर T दूसरा यानी 5वां चौथा दूसरा, 5वां चौथा दूसरा कहाँ है यहाँ है, तो आपका आंसर D हो जाएगा। और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ क्या है, किसी कोड भाषा में 253 का अर्थ होता बुक आर ओल्ड और 546 का अर्थ होता मैन इज ओल्ड और 378 का अर्थ होता बाय गुड बुक। आपको यहाँ आर का अर्थ निकालना है। तो देखिए पहले आर है कहाँ, आर यहाँ है, यानी कुल मिलाकर आर का जो होगा अर्थ या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 3 होगा, इसी में से एक संख्या होनी है। तो आप सबसे पहले इसके साथ देखिए कौन कौन से वर्ड लिखें। एक लिखा बुक, और बुक है कहाँ, यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है बुक 3, 7, 8 में से कोई एक है। बुक का अर्थ 3, 7, 8 में से किसी एक गिनती पर आती है, और साथ साथ में भी है कि बुक का अर्थ 2, 5, 3 में से किसी एक गिनती पर आती है। तो आप ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, इसका मतलब बुक का अर्थ क्या हुआ 3। अब आता है ओल्ड, ओल्ड यहाँ भी है और ओल्ड यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या है ओल्ड का अर्थ 2, 5 होगा या 5, 4, 6 होगा। तो देखिए
5 5 दोनों जगह है, इसलिए ओल्ड का अर्थ कितना हुआ 5 हुआ, तो बचा क्या 2, तो आर का अर्थ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है घड़ी और कैलेंडर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घड़ी और कैलेंडर, यानी क्लॉक एंड कैलेंडर। ऐसे प्रश्न कैलेंडर पर आधारित होते हैं कि किसी दिन दिया होता कि आज दिन ये है, आज के 10 साल बाद कौन सा दिन होगा, या इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी को सॉल्व करना रहता है। या घड़ी में इस टाइम कितना बजेगा, या अगर घड़ी की स्पीड आगे कर दी जाए या पीछे कर दी जाए तो वास्तव में टाइम कितना बजेगा, इसी प्रकार के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल, प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, और उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्मदिन 31 अगस्त को हो। तो साफ साफ बात ये पूछ रहा है कि अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है, 11 अप्रैल को अगर मंगलवार है तो आपको ये पता करना है 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो निश्चित सी बात है, अगर 11 अप्रैल को मंगलवार है तो आप क्या करिए, अप्रैल में बच कितना दिन रहा, 19 दिन रहा है, तो आप अप्रैल का 19 दिन ले लीजिए। अप्रैल के बाद आता मई जो 31 दिन का होता है, फिर आपका आता है जून जो 30 दिन का होता है, फिर जुलाई 31 दिन की होती है, और अगस्त ये 31 अगस्त को कह रहा है तो इसलिए अगस्त ले लीजिए जो 31 दिन का है। ये बराबर कितना हो रहा है 142, यानी दोनों के बीच में 142 दिन की गैपिंग है। तो अगर आप इसको सप्ताह में बांटते हैं तो 142 दिन को अगर आप सप्ताह में बांटेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि शेषफल 2 आता है। कितना आता है शेषफल 2 आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब 2 दिन पहले अगर 11 अप्रैल को मंगलवार था तो शेषफल को अगर निकाल दिया जाए तो यानी 2 दिन पहले वाला दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो जो ये 2 दिन है तो इसका मतलब क्या है, पहले उसके बाद मंगलवार के बाद बुधवार, फिर अगले बार क्या आएगा गुरुवार। यानी कुल मिलाकर ये जो 2 दिन शेष बच रहे हैं यही बताता है कि कौन सा दिन होगा। तो अगर आप 7 से डिवाइड कर देते हैं तो जो दिन आता है उसी दिन मंगलवार होगा, उसके 2 दिन बाद और जोड़ दीजिए तो मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या आएगा बृहस्पतिवार। इसका मतलब क्या है, उसका जन्मदिन बृहस्पति यानी गुरुवार को पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। एक दिन बढ़ा लीजिए, मंगलवार है तो अगले दिन क्या हो जाएगा, 1 साल बाद बुधवार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसे क्वेश्चन को रटे रटाए रहते हैं। इसमें 1 साल क्या कर दिया जाता है, 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। ऐसे यहाँ क्या कर रहा है, यदि आज रविवार है तो आज के 59 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए आज के 59 दिन बाद तो आपको क्या करना है, 59 को 60 से डिवाइड कर देना है। तो आप ये देखते हैं ये आता है 8 सप्ताह और 3 दिन, यानी कुल मिलाकर 3 दिन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आज रविवार है तो 8 सप्ताह बाद का दिन भी क्या होगा, रविवार होगा, और उससे 3 दिन अधिक, यानी रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यानी 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार का होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं। तो फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं, उसी महीने में नहीं होगा जो लीप वर्ष नहीं होगा। जितने भी लीप वर्ष होते हैं उसमें महीने में 29 दिन होते हैं, बाकी महीनों में 29 दिन नहीं होता है। और लीप वर्ष निकाला कैसे जाता है, आप उस वर्ष को 4 से भाग दे दीजिए, अगर वो कट जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो लीप वर्ष है और उसमें फरवरी में 29 दिन होगा, और जो 4 से नहीं करता इसका मतलब वो लीप वर्ष नहीं, उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। तो आप यहाँ देखिए 2000 को 4 से भाग दीजिए, कट जाएगा। आप भाग देकर देख लीजिए, 1996 को देख लीजिए,
भाग देकर क्या ये कटता ही नहीं कटता है, ऐसे आप पता कर लीजिए तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि किस महीने में होता है। आप ये भी कट जा रहा है, 1996 को अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और आ जाएगा 3 9 4 9 36 और फिर 3 9 चाहिए, इसमें भी कट गया। और सिर्फ इसका मतलब क्या है कि ये बच रहा है, इसमें आप भाग देकर देख लीजिए, ये बिल्कुल नहीं कटेगा और नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, यही आपका क्या है, लीप वर्ष नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि इसी में फरवरी 28 दिन की होगी। अब यहाँ क्या है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर में 12 बजे सही सेट करके चलाया जाए तो प्रातः 4 बजे वह समय कितना समय दिखाएगी। देखिए 24 घंटे में 15 मिनट आगे होती है, 24 घंटे में कितना आगे होती है, 15 मिनट। और उसको 12 बजे सेट किया गया, कितने बजे सेट किया गया, 12 बजे। और वो सुबह 4 बजे उसका फिर से टाइम देखा गया और ये पता करने की कोशिश की कि वो कितना समय दिखाएगी। तो जैसे अभी 12 सेट किया गया है, एकदम सही से सेट किया गया, तो 4 बजे सुबह तक के लिए कुल कितना घंटा हो जाएगा, यानी 12 से 4 बजे सुबह कुल मिलाकर 16 घंटे। अब ये बताइए आप कि 24 घंटे में वो 15 मिनट बढ़ रही है, 24 घंटे में कितने मिनट बढ़ रही हो, 15 मिनट। तो 16 घंटे में कितने मिनट बढ़ेगी, तो ये हो जाएगा 15/24 गुणे 16, यानी कुल मिलाकर कितने घंटे बढ़ रही है, 10 मिनट बढ़ रही है। यानी 16 घंटे में कितने मिनट बढ़ेगी, 10 मिनट बढ़ेगी। तो निश्चित सी बात है वो 4 बजे कितना समय दिखाएगी, 4:10 का। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तमान क्या होगा। एक निश्चित सी बात है, एक घड़ी बन गई है, 3 बजे एक सुई यहाँ रहती है और एक सुई यहाँ रहती है। अब बताइए इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब क्या है कि π/2 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2, यानी पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो π/2 बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ देख लीजिए ये 90 डिग्री के कोण बना भी रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दिखाता है तो सही समय क्या होगा। मान लीजिए कोई दर्पण है, ये कोई क्या है, दर्पण। एक घड़ी यहाँ बनी हुई है जिसका हमें देखना है और एक घड़ी यहाँ बनी हुई है जिसका हमें क्या करना है, प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में कितना बता रहा है, प्रतिबिंब बता रहा है 3:15। ये मान लीजिए 3 बज रहा है, ये क्या बज रहा है, 3। तो जो घड़ी वाली सुई है, अगर आप यहाँ देखिए 12 है, तो ये जो मिनट वाली सुई ये थोड़ी सी बड़ी है। तो निश्चित सी बात, अगर 3:15 बता रहा है तो मिनट वाली सुई करेक्ट 3 मतलब इसी के सामने होगी। और जो घंटे वाली सुई होगी हल्की सी इधर दबी होगी, हल्की सी इधर होगी, क्योंकि थोड़ा सा इधर खिसक जाएगी तभी तो 3 सवा 3 बजेगा। और बिल्कुल यहाँ देखिए, यहाँ 9 दिखा रहा है। अगर प्रतिबिंब दिखाएंगे तो ये लाइन हल्की सी ऐसे दबी होगी और ये लाइन बड़ी वाली एकदम सीधी होगी। तो निश्चित सी बात है ये टाइम कितना बजे बताएगा, 8:45 का। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जो वर्णमाला परीक्षण से है यह अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। यहाँ क्या है, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए ईट दिखा, आवर दिया, इज, एज, एट। इसमें से कौन सा ऐसा अक्षर लगा दें कि सबसे एक सार्थक शब्द बन जाए। तो अगर जैसे मान लीजिए एच आप लगा देते हैं या बी लगा देते तो यहाँ बीट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बाउर हो जाएगा। बाउर की कोई मायने नहीं होता, तो आप दोबारा क्या लगाइए, एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, HEAT, हीट। और यहाँ क्या, HOUR, हावर। और यहाँ क्या हो जाएगा, HIS। और उसके बाद क्या हो जाएगा, HAS यानी हैज़। और फिर HAT। अब देखिए हीट, ये भी इम्पॉर्टेंट शब्द है, गर्मी, आर मतलब घंटा,
हिज मतलब उसका, हैज़ मतलब और हैट मतलब, यहाँ सारे के सारे क्या हैं, एक सार्थक शब्द हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच यानी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित करिए, यानी इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो निश्चित सी बात, देखिए यहाँ जी है, जी और कहीं दिख ना रहा है तो इसका मतलब कोई इसमें से होगा नहीं। और निश्चित सी बात है यहाँ क्या है, ये जितने शब्द हैं सारे शब्द यहाँ पाए जाने, जी यहाँ है, ए भी है, आर भी है, एन भी है, आई भी है, एस एच। तो गार्निश क्या है आपका सार्थक शब्द बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को क्या लिखा गया, 7, SAP को 9, उसी कोड भाषा में BAN को क्या लिखा जाएगा। अब BAD लिखा है तो निश्चित सी बात है इनके कर्म देखिए अल्फ़ाबेट में क्या कर्म होते हैं। B मतलब 2, A मतलब 1 और D माने क्या होता है 4। इन सब को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 7। ऐसे S का मतलब क्या होता है, उन्नीस, और A का मतलब 1 और P का मतलब 16, MNO 15 तो P 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 6, 3 6 मतलब 36 और 6 3 कितना होता 9, यहाँ 9 भी लिखा है। ऐसे बैन का क्या हो जाएगा, BAN का B बराबर कितना होगा, BAN। तो B बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 1 और N बराबर आपका कितना होता है, निश्चित सी बात है आप हमेशा याद रखिए, O बराबर 15 है तो N बराबर कितना हो जाएगा 14। आप इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 17। 17 का मतलब 7 1 8 और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। फादर यानी FATHER शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वह वर्णमाला में है। तो निश्चित देखिए A B C D E, देखिए यही एक शब्द है जो उसी स्थान पर आ गया, ABCD कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे FNU हैं जिनके मध्य N है तथा दोनों ओर आसन अक्षर F और U है, यानी कुल मिलाकर दोनों ओर F और U में से एक तरफ F रहे एक तरफ U रहे और क्या है बीच में N रहे। आपको ऐसे पता करना है कि कितने ऐसे बने हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ FNU एक तो यहाँ मिल रहा है आपका और UNF एक यहाँ मिल रहा है, 2 हो गए। और आपका कहाँ मिल रहा है कि FNU एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और एक यहाँ मिल रहा है FNU यहाँ मिल रहा है, यानी कुल मिलाकर 4 मिल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट पर आइए। रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप ये ऐसे जो भी प्रश्न आते हैं जब आप उनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तभी आप इनका आंसर सही निकाल सकते हैं, नहीं तो इनका आंसर निकालने में दिक्कत आती है। यानी कुल मिलाकर आप इस रिलेशन को जब आप अपने ऊपर जोड़ कर देखते हैं कि मेरे माता, मान लीजिए मेरी बहन होती या मेरी बुआ होती, अगर आप इस तरह का रिलेशन अपने ऊपर निकालते हैं तभी इसके आंसर आपको सही मिलेंगे। यहाँ देखिए B Q का भाई है, यहाँ क्या दे रहा है, B क्या है Q का भाई है। तो निश्चित सी बात है कोई B होगा और कोई Q होगा और इनके बीच में कैसा रिलेशन है, भाई का। और यहाँ साथ साथ मेरे का क्या कर रहा है, Q L का पुत्र है। Q किसका पुत्र है, L का पुत्र है। यहाँ कोई L होगा, L का पुत्र कौन है, Q। L का पुत्र कौन है, Q है। और साथ साथ में भी कह रहा है कि L J का भाई है, तो L का भाई कौन है, J। L का भाई कौन है, J है। और ये भी कह रहा है B पुत्र J और J N का पुत्र है और J किसका पुत्र है, N का। कोई यहाँ N है जिसका पुत्र कौन है, J। तो आपको क्या कह रहा है
कि बी एन का किस प्रकार का संबंध है, बी और एन में किस प्रकार का संबंध। तो देखिए एन का पुत्र जे और जे का भाई सी, यानी एन के पुत्र जे का भाई एल, यानी एन के पुत्र क्या है, एल है, और एल का पुत्र क्यू। इसका मतलब क्या है कि जो ये है आपका एन, एन का क्यू क्या हो जाएगा तब, अगर एल का पुत्र है क्यू तो एन का क्या हो जाएगा, नाती हो जाएगा, और इसी का भाई बी है। तो इसका मतलब क्या है कि एन का नाती क्यू है, एन का नाती बी भी है, और नाती को हम क्या कहते हैं, पौत्र। इसका मतलब क्या है कि बी क्या है, एन का पौत्र है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? एक तो पुरुष सदस्य सुकेत खुद हुआ और दूसरा उसका लड़का, क्योंकि प्रत्येक बहन के एक भाई है, तो भाई तीनों बहन का सिर्फ एक ही भाई तो है। अगर किसी परिवार में 3 बहनें हैं और एक भाई है तो जो भाई होगा सारी बहनों का भाई होगा ना, इसलिए परिवार में कितने सदस्य हैं, एक सुकेत हो, दूसरा क्या है, उसका पुत्र, यानी कुल मिलाकर 2 पुरुष सदस्य हैं। ये प्रश्न कन्फ्यूजन के लिए होता है और बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं रहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है, रामू की माता ने रामू से कहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा जिसका पुत्र अच्युत है, जिसका पुत्र क्या है, अच्युत है। अच्युत रामू के साथ क्या संबंध है? देखिए रामू की माता ने, पहले यहाँ रामू की माता लिख दीजिए, रामू की माता, रामू की माता ने, यानी रामू अपने आप को आप खुद मानिए, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का, देखिए यहाँ, मेरी माता का बेटा, यानी मेरी माता का बेटा जिसका पुत्र अच्युत है। अब आप यह देखिए, इनकी माता का बेटा, यानी रामू की माता की माता का बेटा, बेटे का पुत्र है अच्युत। यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये माता हैं, ये रामू की माता भी हैं और इनकी भी माता हैं, इन दोनों की माता हैं, ठीक है। और इनका बेटा क्या है, अच्युत, और इनका बेटा क्या है, रामू, यानी रामू की माता का बेटा क्या है, रामू, और उनकी माता के 2 हैं, एक ये हैं और एक ये है। इनका बेटा अच्युत है और इनका बेटा क्या है, रामू। तो निश्चित सी बात है दोनों क्या होंगे, भाई ही होंगे, ठीक है। और निश्चित सी बात है भाई कौन से होंगे, चचेरे या ममेरे भाई होंगे। तो यहाँ भाई दिया नहीं है, इसलिए आपको क्या होगा, ममेरे भाई। आपको कौन सा भाई होगा, ममेरे भाई। अब आता है दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में भी आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने आप को चलाकर देखिए कि मैं चल रहा हूँ और किस दिशा में मैं पहुँच रहा हूँ। अगर आप अपने आप को चलाकर देखते हैं या अपने मन में अपने आप को चलाकर देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आप निश्चित सी बात है दिशा के बारे में बिल्कुल याद कर लीजिए कि कौन सी दिशा किधर होती है। और अगर आपको ये याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण है, और ये आपकी पूरब है, और ये आपकी पश्चिम है, और पश्चिम। और शुरुआत आप यहाँ से करिए, ठीक है। यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता, आप इसी को केंद्र मानिए ओ, और यहाँ से दक्षिण 2 किलोमीटर जाइए। दक्षिण इधर है तो आप यहाँ 2 किलोमीटर पहुँच जाइए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता। किस तरफ मुड़ जाता, पश्चिम। पश्चिम इधर है तो इसलिए मुड़े किधर, इधर मुड़ेगा। मुड़ जाता है आगे 4 किलोमीटर तक जाता है। कितने किलोमीटर तक, 4 km तक जाता है। तो आप 4 km पश्चिम ले गए और उसके बाद क्या करता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता। उत्तर इधर है, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितने किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर।
ठीक है। फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर इधर है, फिर वो कहाँ मुड़ जाता है, दाहिनी ओर, और कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। देखिए यहाँ 4 किलोमीटर पश्चिम गया और 4 किलोमीटर क्या गया, पूरब गया, तो निश्चित सी बात है उसी लाइन पर आ गया। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो ये भी क्या होगी, 5 ही होगी। यहाँ अगर आप 2 निकाल देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 km, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस दिशा में होगा, ये उत्तर की दिशा में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक विमान पश्चिम की दिशा में 100 किलोमीटर उड़ता है। फिर आप यहाँ वही करिए, नक्शा बना लीजिए, तभी आपका आंसर आसानी से आएगा। यहाँ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके नक्शा बना लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, आप विमान को उड़ाइए और किस दिशा में उड़ाइए, पश्चिम की दिशा में। कितने किलोमीटर, 100। आपने पश्चिम में इसको 100 उड़ा दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर कितना चलेगा, 150 किलोमीटर, 150। और उसके बाद क्या कर रहा है, वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में और कितना किलोमीटर चलता है, 300। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 150 किलोमीटर चलता है। अब बताइए प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थिति से इतनी दूर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये इतना 100 है और ये कितना है, इसके बराबर यानी 300, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 300 + 100 यानी 400 किलोमीटर दूर हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति से। अब यहाँ देखिए PQRS कैरम खेल रहे हैं। P और R SQ जोड़ीदार हैं, PR और SQ जोड़ीदार है। निश्चित सी बात है, अगर PR और SQ जोड़ीदार हैं तो PR आमने सामने बैठेंगे और SQ क्या है, आमने सामने बैठेंगे। अब इसी के आधार पर आपको क्या करना है, इस सवाल को करना है। एक आपने कैरम बना लिया। कैरम में क्या है कि S R के दाहिनी ओर बैठा है। आपको क्या करना है, S जो है R के दाहिनी ओर बैठा है। तो अगर निश्चित सी बात है दाहिनी ओर तभी बैठेगा जब R यहाँ होगा और इसके दाहिनी ओर S यहाँ बैठेगा। और या तो आपका R यहाँ होता तो दाहिनी ओर S यहाँ बैठता, इन्हीं दोनों में से एक बैठता। या तो R यहाँ होता अगर तो S यहाँ बैठता, यहाँ बैठता, ठीक है। इन्हीं दोनों में से एक मान लीजिए। और दूसरा क्या है, यदि R का चेहरा पश्चिम की ओर है, अब आपको क्या करना, R का चेहरा पश्चिम, तो देखिए यहाँ R का चेहरा पूरब की ओर है और यही R का चेहरा क्या है, पश्चिम की ओर है। इसलिए इसका मतलब कि आपने जो माना है गलत माना, R और S यही सही है। जब S यहाँ बैठा है तो S और Q जोड़ीदार हैं तो Q यहाँ बैठेगा। और दूसरा क्या है, P R जोड़ीदार हैं, P कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो अब बताइए Q का चेहरा किस ओर है, तो Q का चेहरा इधर है। और इधर कौन सी दिशा होती है, ऊपर, उत्तर, तो Q का चेहरा किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आदमी अपने घर से यात्रा करना शुरू करता है, ठीक है। वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ आपने बना लिया है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। सबसे पहले उत्तर जाता है कितने किलोमीटर, 5। फिर उसके बाद क्या है, फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। फिर कितना, 10 किलोमीटर वो कहाँ जा रहा है, दाएं जा रहा है। फिर वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है। फिर वो दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा और फिर वो कितना गया, 10 km। वह घर से कितनी दूर है, अब देखिए घर उसका यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो निश्चित सी बात है इसको यहाँ बढ़ा दीजिए। ये 10 किलोमीटर है और ये पूरा 10 है, तो निश्चित सी बात है ये 5 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये 5 ये निकल गया। तो अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, या कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 100 और ये 25 और ये बराबर कितना हो जाएगा, 125। और यही 125 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आता है आंकड़ा निर्णयन एवं तर्क आधारित प्रश्न इन डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में
आपको अपने दिमाग को खुला रखना है और अक्सर इसमें जो भी सरकार की नीतियां होती हैं उसी के आधार पर ही आपको निर्णय करना है। आपकी क्या नीति थी उससे कोई मतलब नहीं, आपके विचार क्या हैं इससे कोई मतलब नहीं। आपकी नीतियां एक सामान्य मनुष्य के लिए, या आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आप उस मनुष्य की जहां स्वयं होते हैं, अगर आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अगर आपके साथ अगर वैसा व्यवहार होता तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। क्योंकि ये समाज है, सरकार ने जो नियम बनाया है आप उसको पालन करिए। और दूसरा ये होता है कि आप किसी को ऐसा कष्ट न दीजिए कि उसको दुख पहुँचे, या आप ये मान कर चलिए अगर वही व्यवहार वो आपके साथ करता जो आज आपके साथ आप उसके साथ कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है। अगर आपको बुरा लगता है तो इसका मतलब वो व्यवहार क्या है, गलत है। तो आप ऐसे डिसीजन मेकिंग में अपने आप को इसी अनुसार चलिए कि एक तो आप उस स्थिति में स्वयं को मानिए, और दूसरा ये है कि सरकारी जो भी नियम आते हैं आप उनके पालन करने की कोशिश करिए, तभी आप इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। निश्चित सी बात है, सरकार कोशिश कर रही, सरकार भी प्रतिबंध लगा रही, तो हम रोकने वाले कौन होते हैं, हमें भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब क्यों लगानी चाहिए, दूसरा क्या है, यहाँ दो तर्क दिया है कि पहला है नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। और दूसरा क्या है, हाँ 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं शामिल होते हैं। देखिए मौलिक अधिकार अपनी जगह है, मौलिक अधिकार ये नहीं होता कि आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिली होती है। मौलिक अधिकार का अर्थ ये होता है कि आपको ऐसी स्वतंत्रता मिली हुई है जो दूसरे के अधिकारों में बाधक ना हो, यानी जो दूसरे, देखिए जीवन का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अगर किसी का एक्सीडेंट कर होता है तो इसका मतलब क्या कि आपकी वो स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक है, और ऐसी स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता। यहाँ क्या है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता आपकी मौलिक अधिकार है, आप शराब पीजिए या ना पीजिए या पर, लेकिन बशर्ते आपके शराब पीने से किसी दूसरे का नुकसान न होने पाए। अगर दूसरे का नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब आपका शराब पीना बुरी चीज़ है, और इसलिए इसको मौलिक अधिकार में नहीं लाया जा सकता। क्योंकि 90% सड़क दुर्घटनाएं क्या होती हैं, इन्हीं शराब के कारण होती हैं। इसलिए क्या है कि हाँ बिक्री को हटाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि राजमार्गों के पास शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि शराब की बिक्री छूट देना आपके मौलिक अधिकार का हनन हो या ना हो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन हाँ किसी की मौत हो जाना, आपके कारण किसी का एक्सीडेंट हो जाना, यानी दुकान के शराब पीकर कोई एक्सीडेंट कर दे तो इसका मतलब क्या, आप उस मौत के भागीदार हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि केवल तर्क दो मजबूत है। अब दूसरा आ जाइए, यहाँ क्या करा, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें विज्ञान शामिल करते हैं। अब पहला इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, एक निष्कर्ष ये है कई भारतीय मानते हैं विज्ञान ने भारतीय विरासत के महान बनाया है, और दूसरा है कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों निकालना है। निश्चित सी बात है अधिकांश भारतीय जानते हैं उनके पास महान विरासत है, किंतु कुछ इनमें से विज्ञान को शामिल करते हैं। कई, निश्चित सी बात है कई भारतीय जानते हैं विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है, ये कई लोग जानते हैं, और कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। और निश्चित सी बात है हर भारतीय को इसकी जानकारी नहीं होगी कि उनके पास महान वैज्ञानिक विरासत है। तो निश्चित सी बात है इससे दोनों निष्कर्ष निकलता है, पहला भी निकलता है और दूसरा भी निकलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पहले कार्य प्रेरणा को नियंत्रित करते हैं और समय पूर्व निर्णय लेने में विलंब करते हैं। देखिए आत्म प्रबंधन मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, जो अपने आप को मैनेज करे। ठीक है, ये क्या करते हैं, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पहले कार्य प्रेरणा को नियंत्रित करते हैं। पहले कार्य प्रेरणा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और समय पूर्व निर्णय लेने में विलंब करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति सोचे बिना कार्य नहीं करते हैं। आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति निश्चित सी बात है तभी उनके निर्णय में क्या होता है, थोड़ी सी देरी होती है।
तो वो बिना सोचे कार्य नहीं करते। आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों द्वारा तत्काल निर्णय लिए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। आत्म प्रबंधन करने वाले व्यक्ति सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो गया और पहला क्या हो गया, आपका सही हो गया, और ये आंसर सी आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और सही कथन का चयन करें। कथन क्या है, उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्वर के हैं। और दूसरा क्या है, उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। दो कथन हैं, इसी कथन के अनुसार पर निष्कर्ष निकालना है। पहला कथन क्या है, उस दुकान में बेचे जाने वाले जितने रेडियो हैं सब क्या हैं, उच्च स्वर के हैं। और दूसरा क्या है, उस दुकान के सभी रेडियो, सभी मर्फी रेडियो, मर्फी नामक कंपनी, उसके रेडियो बेचे जाते हैं। अब इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए पहला क्या है, उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं। देखिए सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये कोई निर्णय नहीं निकलता है, क्योंकि वहाँ भले मर्फी के बेचे जा रहे हों और मर्फी के उच्च ध्वनि वाले होते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी कंपनी के भी उच्च ध्वनि वाले हों जो वहाँ उस दुकान में न पाए जा रहे हैं। इसलिए पहला निष्कर्ष तो आपका किसी अनुसार होगा ही नहीं, ये आपका गलत हो गया। और दूसरा क्या है, कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं। निश्चित सी बात है, दुकानदार में उच्च स्तर के रेडियो बेचे जा रहे हैं, यानी उच्च ध्वनि स्तर के, तो निश्चित सी बात है कुछ मर्फी रेडियो क्या हैं, उच्च स्तर के होंगे ही। तो ये आपका निष्कर्ष 2 सही हो गया। और दूसरा क्या है, कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता। भाई अगर मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता और दुकान में सारे मर्फी रेडियो बेचे जा रहे हैं, तो उस दुकान में उच्च स्तर का रेडियो आया कहाँ से, तो निश्चित सी बात है आपका ये भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। और उसके बाद तीसरा, कुछ उस स्तर के रेडियो मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं, और निश्चित सी बात है आपका ये भी सही होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब आप किसी शिक्षार्थी को शरारत करते हुए पाते हैं, तो यानी विद्यार्थी को, अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान लग गया है। सर्व शिक्षा अभियान के नियम है कि किसी बच्चे को आप डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब वहाँ निष्कर्ष क्या है, और ये भी बात है कि किसी विद्यार्थी को पढ़ाना शिक्षक की जिम्मेदारी, उसके माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। वो उसका सिर्फ नाम लिखा दिया, अब आप कैसे सुधारते हैं, ये शिक्षक की जिम्मेदारी ज़्यादा मानी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान में माता पिता सिर्फ सहयोग कर सकते हैं बस, क्योंकि ये माना जाता है कि सारे माता पिता शिक्षित नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं अच्छे से, इसीलिए शिक्षक की जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा हो जाती है। और उसी के आधार पर क्या करना, आपको इसका आंसर देना है। जब किसी विद्यार्थी को शरारत करते हुए पाते हैं तो क्या करते हैं, विद्यार्थी की सुनते हैं और उसे परामर्श देते हैं, दंड देते हैं। भाई दंड का कोई विधान है नहीं। माता पिता को सूचित करते हैं, सूचित करने से क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक को रिपोर्ट करते हैं। जब रिपोर्ट करते हैं आप ऐसे चीज, फिर आप किस बात के शिक्षक हैं, तो निश्चित सी बात है ये भी गलत है, और सही क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, आनंद, डेविड, करीम और मानो खेलों के शौकीन हैं, ठीक है। हर किसी को हॉकी, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल में से एक भिन्न खेल पसंद है। देखिए इनमें से सिर्फ एक खेल पसंद है, जैसे किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी, यानी चारों में से एक व्यक्ति को एक खेल पसंद है, दूसरा उसको नहीं पसंद, दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा खेल पसंद है। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ क्या कह रहा है कि शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल में से भिन्न पसंद है। डेविड क्रिकेट, हॉकी मैच नहीं देखता है। इसका मतलब क्या है, डेविड को ना तो क्रिकेट पसंद है और ना ही हॉकी पसंद है, तो उसको पसंद क्या होगा, जब या तो शतरंज पसंद होगा या तो फुटबॉल पसंद होगा। देखिए आनंद को हॉकी, शतरंज और क्रिकेट अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब क्या है, आनंद को क्या अच्छा लगता है, ना हॉकी अच्छी लगती, ना शतरंज और ना क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या, आनंद को फुटबॉल अच्छी लगती है। आनंद को क्या अच्छी लगती है, फुटबॉल। तो एक फुटबॉल आपका आनंद के लिए रिजर्व हो गया। मनो को क्रिकेट नहीं दिखता, मनो क्या है, क्रिकेट नहीं दिखता है। करीम का मनपसंद खेल आपको बताना है, जिससे मनो को क्या दिखता है, क्रिकेट नहीं दे, यानी मनो को क्रिकेट नहीं पसंद है। तो मनो को क्रिकेट नहीं पसंद है, फुटबॉल निकल गया, तो या तो मनो को, और देखिए क्रिकेट नहीं पसंद है, क्रिकेट निकल गया, तो इसका मतलब या तो मनो को हॉकी पसंद है या तो मनो को क्या पसंद है, शतरंज पसंद है। यानी शतरंज और हॉकी में से एक ही खेल होगा जो उसको पसंद होगा। लेकिन साथ साथ में आप यहाँ ये भी देखिए
डेविड क्रिकेट हॉकी नहीं पसंद करता है। इसका मतलब क्या है, डेविड को क्रिकेट भी नहीं पसंद है और हॉकी भी नहीं पसंद है। और फुटबॉल पहले निकल चुका है। इसका मतलब डेविड को क्या पसंद है, शतरंज पसंद है। जब डेविड को शतरंज पसंद है तो मनो क्या पसंद होगा, हॉकी पसंद होगी। तो बच कौन सा रहा है, क्रिकेट। तो करीम को कौन सा खेल पसंद होगा, क्रिकेट। अब देखिए यहाँ कथन दिया, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और खजूर नीचे गिर पड़ी। इसके संबंध में तर्कसंगत निष्कर्ष क्या है, खजूर इसलिए गिर पड़ी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठ गया। अरे भाई हो ना बैठा होता तब भी खजूर नीचे गिरती, आज नहीं गिरती तो कल गिरती। तो ये तर्कसंगत बना नहीं है आपका। दूसरा क्या है, कौवा कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। तो कभी कभी बैठते हैं, हमेशा बैठते हैं या कभी नहीं बैठते हैं, तो ये भी निष्कर्ष आपका सही नहीं है। यह एक दुर्घटना है भाई, ऐसी कोई दुर्घटना घटी नहीं और यह एक संयोग है। निश्चित सी बात है, एक संयोग है, बैठ गया गिर गया, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके बैठने से गिरे, हो सकता ना भी गिरे। तो ये क्या है, एक संयोग है। एक सहकर्मी के घर में आपात स्थिति के कारण वह कार्यालय में अपना काम पूरा करने में असमर्थ है, आप क्या करेंगे। निश्चित सी बात है, सलाह दी नहीं जाती क्योंकि आजकल सलाह देना बहुत ख़तरनाक हो गया है। ठीक है, आलोचना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चिंता दिखाएंगे तो और टेंशन में डालेंगे। सिर्फ बचा क्या, समझाएंगे। आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर उसको अपना तो दिखाकर। यहाँ क्या है, एक कक्षा में बच्चों का समूह हमेशा शोर मचाता है और उधम मचाता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई, माता पिता तो को भी सूचना देनी नहीं चाहिए, ये गलत है। दूसरा, बच्चों को बुलाकर उन्हें शांत स्वभाव से बात करें। निश्चित सी बात है, बच्चों को बुलाकर अगर शांत स्वभाव से प्यार से बात करेंगे तो बच्चे आपकी बात सुनेंगे। और दूसरा क्या, उनका नाम बोर्ड पर नाम लगाएं, उनका नाम बोर्ड पर लिखाएं और किसी बच्चे को बदनाम नहीं किया जाता। ये भी सर्व शिक्षा अभियान में अन्य बच्चों के सामने उन्हें दंडित करें। दंडित भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपमानित होंगे। अपमानित होने के कारण हो सकता है वो पढ़ाई भी छोड़ दें। तो आपका आंसर क्या होगा, बच्चों को बुलाकर उन्हें शांत भाव से समझाना चाहिए। आगे क्या है, यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में कि विद्यार्थी आपको धमकाते हैं, परेशान करते हैं, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको धमकाते हैं, परेशान करते हैं तो क्या करते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा से बाहर जाने के लिए और परामर्शदाता के पास जाने के लिए, भाई परामर्शदाता के लिए कहेंगे तो फिर आप किस लिए बैठे हैं। तो आपका पहला गलत हो गया। उनका विरोध करते हैं, उनसे माफ़ी मांगने को कहते हैं। बिल्कुल माफ़ी मांगने को नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर वो इतने बुद्धिमान होते, इतने होते तो आपको परेशानी क्यों करते हैं। अगर आपसे इतने डरते होते तो उनकी उपेक्षा करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भाई उपेक्षा करनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे की। हर बच्चों पर बराबर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कमज़ोर हो या तेज हो। और दूसरा क्या है, अपने विद्यार्थियों से बात करने का समय लेते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। बस शिक्षक का एक काम है, सुधारते रहिए, सुधारते रहिए, सिर्फ सुधारते रहिए बस। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा चैप्टर, मैट्रिक्स एंड वेन आरेख। मैट्रिक्स क्या होता है, वेन आरेख क्या होता है, पहले आप इसको जान लीजिए। जो इस तरह की आकृति बनती है इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है, और जो ये गोल गोल करके बनाया जाता है इसी को वेन आरेख कहा जाता है। तो अब यहाँ क्या है चैप्टर में, मैट्रिक्स एंड वेन आरेख। यहाँ क्या दिया है कि एक उदाहरण में बी को 2142, और निश्चित सी बात है, आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए बी को हम 2142 क्यों कहते हैं। तो देखिए बी कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है पहला वाला बी। ये किस नंबर पर, एक इधर से आप आइए, एक इधर से आइए। यहाँ 2 है, यहाँ ये है, इसलिए बी को कहा गया 2142। और बी कहाँ है, निश्चित सी बात है 4 2 पर है, तो 4 कहाँ, यहाँ कहीं बी होगा। 4 2, देखिए 4 इधर से 2 इधर से, तो 2142 और इसलिए 2142 कहा गया। ऐसे ओ को भी देखिए तो आपको ओ को भी मिल जाएगा। एक यहाँ है तो आपका ओ का एक मान क्या हो गया 9 5, और दूसरा क्या है ओ और कहीं है, यहाँ है, तो यहाँ क्या 8 9 यानी 89। ऐसे आपको पता करना है वाई यू सी के का मान क्या होगा। तो पहले आप ये देखिए वाई कहाँ है, तो वाई आपको यहाँ है, तो वाई का मान क्या होगा 6 5। एक तो मान आपका 6 5 होगा, और कहीं वाई है आपका, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए। अगर कहीं मिलता है एक वाई ये है, तो एक वाई का मान क्या होगा 8 और 6। 8 6 कहीं है ना, इसलिए इस वाई पर ध्यान देना नहीं, और एक वाई आपका यहाँ है, तो इस वाई का मान क्या होगा 9 8। 9 8 भी कहीं नहीं है, इसलिए आपको इसको ध्यान नहीं देना है। तो ध्यान आपको किसको देना है, एक वाई ये मिल गया, इस पर ध्यान देना। दूसरा है यू, यू आप देखिए कहाँ है, यू का एक मान है 7 और 5, यहाँ 7 5 है ना, इसलिए ये वाला यू लिया नहीं गया,
दूसरे वाले u पर आइए, इसका मान क्या है 9 और 6, 9 6 भी नहीं लिया गया है। फिर आप नेक्स्ट u पर आ जाइए, यहाँ आपका क्या हो गया 8 8 लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखिए इसमें हर एक अक्षर देखना रहता है। ऐसे आप एक u यहाँ है 5 9, यानी ये वाला u लिया गया, u का मान क्या हो गया 5 9। देखिए 2 मिल गए, 2 ऐसे करके मिला लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा C आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए आपको क्या करना है, LITE का मतलब क्या निकालना है। पहले L देखिए कहाँ है, अब उसी अनुसार आप इसका मतलब निकालिए। एक L यहाँ है, L बराबर 2 और 0 यानी 20 होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर आपका A भी आंसर हो सकता है। और दूसरा क्या है, L और कहीं है, इस लाइन में देखिए आप L कहीं दिख रहा है, हर लाइन में L देखा जाता है। पहले आप इस लाइन में चेक करिए, इस लाइन में चेक करिए, हर लाइन में चेक करिए, तभी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए 2 L हैं, ठीक है। ये देखिए एक आपका L है 3 और 3 और दूसरा L है 2 3, 3 3 और 2 3, ये कहीं लिखा ही नहीं है। इसका मतलब इस दोनों L का महत्व तो है ही नहीं और कुछ कहीं है नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, यही वाला हो जाएगा D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, यदि 950 से आरंभ होने वाली संख्याएं एयरटेल संख्याएं हैं तो नीचे लिखी श्रृंखला में कितनी एयरटेल संख्याएं हैं। तो जहाँ देखिए 950 लिखा है वही एयरटेल की श्रृंखला है। एक श्रृंखला 950 ये है, एक 950 ये है, और कहीं 950 आपको दिख रही है, एक 950 यहाँ दिख रही, एक 950 यहाँ दिख रही, एक 950 यहाँ दिख रही, एक 950 यहाँ दिख रही। तो कितनी दिख रही, 6 दिख रही। इसका मतलब क्या है, ये 6 आंसर आपका हो जाएगा। नीचे क्या दिया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका वेन, अभी तक आपने जो प्रश्न किया था वो मैट्रिक्स पर आधारित था, और ये प्रश्न क्या है, वेन डायग्राम पर आधारित है। यहाँ क्या है, सभी पेन कप हैं, सभी गिलास कप हैं, यानी सभी ये पेन मान लीजिए छोटा वाला, और इसका रहा सभी पेन कप हैं। तो निश्चित सी बात, अगर ये पेन है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कप। और साथ साथ में कह रहा है कि सभी गिलास कप हैं, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, साथ साथ में सभी गिलास क्या हैं, कप हैं। तो एक क्या है कि यहाँ सभी गिलास कर दीजिए, और ये क्या कर दीजिए, कप कर दीजिए, ये गिलास। तो देखिए अगर दोनों में दिखाते हैं तो हो सकता है इसी गिलास जो है इसी के अंदर कहीं आता, हो सकता है कुछ कॉमन भी होता है, हो सकता है कुछ कॉमन ना भी होता है। तो आप ये देखिए क्या आंसर होगा। ये 2 तरीके से बन सकता है, या तो इस तरीके से बन सकता है, या तो कॉमन हो सकता है, या तो हो सकता है पेन के अंदर ही गिलास आ जाए। तो आपके यहाँ क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, कुछ पेन गिलास हैं। पहला क्या निष्कर्ष, कुछ पेन गिलास हैं। देखिए ये निष्कर्ष निकल नहीं सकता, गिलास हो भी सकता है। देखिए यहाँ क्लियर निष्कर्ष निकलना चाहिए, ये नहीं हो भी सकता नहीं हो सकता, इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ गिलास कप हैं, जब निश्चित सी बात है कुछ गिलास तो कप होंगे ही, ठीक है। और जब कुछ गिलास क्या, सभी गिलास कप हैं, तो आपका ये निष्कर्ष आपका तो निकल रहा है। इसके अलावा क्या है, कुछ गिलास पेन हैं, तो कुछ गिलास पेन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए आपका ये निष्कर्ष नहीं निकला। और निकल क्या रहा है, सिर्फ 2 वाला आपका सही है। यहाँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी कप प्लेट हैं, यानी सभी कप क्या हैं, प्लेट हैं। ये कप है और ये क्या है, प्लेट। और दूसरा, कोई प्लेट चम्मच नहीं है, यानी चम्मच जो है ये कोई प्लेट क्या है, चम्मच नहीं। इसका मतलब क्या है, चम्मच आपका अलग है, ठीक है। कुछ चम्मचें पेन नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, कुछ चम्मचें ऐसी है पेन नहीं है, और कुछ चम्मचें आपकी पेन हैं भी। तो यहाँ क्या हो गया, चम्मच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पेन। अब इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष में क्या है, पहला ये है कि कुछ पेन कप हैं। पहला निष्कर्ष क्या है,
कुछ पेन क्या हैं, कप हैं। क्या आपका ये निष्कर्ष सही है? पहले आप इसको देखिए, ठीक है। तो निश्चित सी बात है, कह रहा है कुछ पेन कप हैं। भाई जब प्लेट ही कप नहीं तो पेन कैसे कप होगी? तो आपका ये निष्कर्ष तो बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। दूसरा, कुछ कप चम्मचें हैं। कुछ कप क्या हैं, चम्मचें। जब अब कप जो है प्लेट से छोटी हो, कोई कह रहा है कोई प्लेट पेन नहीं हो, तो कप चम्मच होने का सवाल ही नहीं उठता। कोई कप चम्मच नहीं, निश्चित सी बात है, कोई भी कप क्या है, चम्मच नहीं, तो आपका ये निष्कर्ष निकल रहा है। और कुछ पेन कप नहीं है, देखिए कुछ पेन कप नहीं, भाई पेन और कप का कोई रिलेशन इसमें बताया ही नहीं, इसलिए आपका ये भी नहीं से होगा। सही कौन सा होगा? ये तीसरा कहाँ है, जहाँ होगा वही आपका क्या होगा, कुछ पेन कप। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा हूँ कुछ पेन क्या है, कप नहीं है। तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब क्या, कोई पेन कप नहीं है, कोई पेन कप नहीं हो सकता है। एक आध दो काम, तो निष्कर्ष आपका ये भी हो सकता है निकल जाए। तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, कुछ आसमान नीले हैं। कुछ आसमान क्या है, नीले हैं। ये आसमान कर लीजिए और ये क्या कर लीजिए, नीले। कुछ आसमान क्या है, नीले हैं। और साथ साथ में कह रहा है कुछ नीले नरम है, और कुछ नीले क्या है, नरम है। एक तो इस टाइप का फिगर बनेगा और दूसरा इस टाइप भी बन सकता है। और इसमें क्या होगा, नरम होगा आसमान और नीले, इस टाइप भी बन सकता है। अब देखिए क्या रहा, कुछ आसमान। अब इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आंसर क्या होगा, कुछ आसमान नरम है, बिल्कुल नहीं। कुछ नरम आसमान है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, ना तो एक सही ना तो दो सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है, अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाता है। त्रिभुज तैराकों को, वृत्त महिलाओं को। देखिए वृत्त किसको दर्शाता है, महिलाओं को। और आयत भारतीयों को दर्शाता है। ये आयत किसको दर्शाता है, भारतीयों को, यानी ये भारतीय हो गए। और यहाँ क्या कह रहा है, वर्ग अंतरिक्ष यात्री, ये क्या है, अंतरिक्ष। और ये महिलाएं, ठीक है। और त्रिभुज किसको दर्शाता है, तैराक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, तैराक। तो अक्षरों का कौन सा समूह है जो महिलाओं को दर्शाता है, जो या तो भारतीय हो या तो दर्शक। महिलाएं सिर्फ इतनी है, ए डी सी बी। अब इसमें से कौन सी भारतीय हैं, भारतीय कौन सी हैं, बी और सी। और तैराक कौन सी हैं, डी। यानी या तो भारतीय हो या तो तैराक हो, इसका मतलब बी सी और डी। और बी सी और डी कहाँ है, यहाँ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया है लाल कलम छोटे। यहाँ कितनी कलम लाल है, तो लाल कलम में कह रहा है कितनी कलम लाल है, तो इतनी कलम क्या है, लाल है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 20, ये 32। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ डॉक्टर आदमी अभिनेता के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में, डॉक्टर आदमी अभिनेता। तो निश्चित सी बात है, अभिनेता भी आदमी होता है, डॉक्टर भी आदमी होता है। तो आदमी के अंदर दोनों आएंगे। हो सकता है डॉक्टर अभिनेता भी हो सकता नहीं भी हो, लेकिन जनरली ये माना जाता है ये पेशे हर व्यक्ति को एक ही पेशा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर अभिनेता अलग अलग होंगे और दोनों क्या होंगे, आदमी होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ क्या है, शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों। तो देखिए जो अध्यापक हैं, निश्चित सी बात है वो बेरोजगार बिल्कुल नहीं है। जो शिक्षित हैं, हो सकता है वो बेरोजगार हों भी और हो सकता है वो बेरोजगार ना भी हों। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ शिक्षित लोग अध्यापक भी बनेंगे, कुछ शिक्षित लोग क्या होंगे, अध्यापक बनेंगे। या अध्यापक, जितने अध्यापक होते हैं सारे के सारे अध्यापक क्या होंगे, शिक्षित ही होंगे। तो निश्चित सी बात है यहाँ क्या है, अगर इस छोटे वाले गोलों को अध्यापक मान लिया जाए तो क्या होगा, सारे अध्यापक क्या होंगे, शिक्षित ही होंगे। अगर इसको अध्यापक माना जाए तो
और तो इसको क्या माना जाएगा, शिक्षित। और कुछ शिक्षित लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार भी होंगे, यानी कुछ शिक्षित लोग क्या होंगे, बेरोजगार। तो ऐसी आकृति कहाँ बन रही, इसमें बने, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आता है गणितीय संक्रियाएं या मैथमेटिकल ऑपरेशन। ऐसे में क्या होता है कि ऑपरेशन वो अपनी तरह एग्जामिनर अपनी तरफ से बनाता है। जैसे कहता है कि प्लस को किसी सिंबल से दिखा दिया जाएगा, मतलब सिंबल सुन के बदल दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि क्या आंसर आएगा। जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में माइनस, देखिए माइनस गुणे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी ये निशान इसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है, और ये निशान इसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये निशान इसके द्वारा प्रदर्शित होता है और गुणे का निशान इसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो निम्नलिखित का क्या उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप 15 लिखिए, उसके बाद माइनस लिखा। अब यहाँ देखिए माइनस को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, यहाँ देखिए माइनस को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, गुणे के द्वारा प्रदर्शित किया। तो गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6। उसके बाद क्या निशान आता है, प्लस का। प्लस को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, भाग के द्वारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागे 10, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब आप इसको भागे 10 करेंगे और उसके बाद क्या आ रहा है, ये वाला निशान आ रहा है। ये गुणे को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, ऋण से। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 3। और उसके बाद क्या है, तीन भाग को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, तो भाग को धन से प्रदर्शित है। तो क्या हो जाएगा, धन 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए आपका क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। तो हो जाएगा 15 गुणे 6 बटे 10 माइनस 3 और 2 यानी माइनस 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दो और हो जाएगा 3, 3 त्रिका 9 में से 1 गए 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, यहाँ भी क्या है, सिंबल्स बदल दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो आपको इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप 9 लिखिए। गुणे को किससे अर्थ किया गया है, तो गुणे का अर्थ भाग है। तो क्या हो जाएगा, आप इसको भाग दे दीजिए 4। और उसके बाद क्या कर रहा है, धन। धन का अर्थ क्या लिया जा रहा है, यहाँ का रहा धन का अर्थ गुणा है। तो गुणे कितना हो जाएगा आपका, तो। और उसके बाद क्या कर रहा है, ऋण। ऋण का अर्थ क्या लिया जा रहा है, ऋण का अर्थ धन है। तो जाएगा धन 5। और उसके बाद क्या कर रहा है, गुणा। गुणे का अर्थ भाग लिया जा रहा है, तो भाग 10। और फिर उसके बाद है भाग। भाग का अर्थ ऋण है, ऋण 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जितना आ जाए वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस समीकरण को फिर से सॉल्व करना है और किन इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो की चिन्हों की अदला। देखिए ये समीकरण गलत दिए गए हैं। इस समीकरण में 2 निशान ऐसे हैं जो गलत हैं। अगर आप उसको आपस में पलट देते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 35 ही आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाता 15। 15 में से 10 और 10 को 15 हुआ और 10 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 6 60 और 60 घटाएंगे तो 35 नहीं आ रहा। तो देखिए आप यहीं से अनुमान लगाइए कि निशान क्या बदला जाएगा। निश्चित सी बात है ये गुणा नहीं होगा, नहीं तो 35 आएगा नहीं। तो गुणे को किससे बदल दीजिए, धन से बदल दीजिए। तो जब गुणे को आप इससे बदल लें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी में देखिए आपको क्या करना है, 30 भागे 2, इसको निशान नहीं बदला गया, इसका मतलब 15 है ही, और साथ साथ में माइनस यानी 15 माइनस 10। गुणे को किससे बदल गया, धन से। तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, धन 6 और धन को किससे बदला गया, गुणे से। तो धन गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 15 में से 10 गया 5 और 30 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 35। तो आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर समझ में